नमस्कार विद्यार्थियों, आपका हमारे चैनल अभय कांत एकेडमी पर हार्दिक अभिनंदन है। विद्यार्थियों, इससे पहले हम कक्षा 10th की प्रथम चैप्टर सत्ता की साझेदारी के विषय में पढ़ चुके हैं। हमने पढ़ा था किस प्रकार बेल्जियम और श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी की गई थी, है ना। और जो सत्ता को बांटने के प्रकार थे, उन प्रकारों में अंतर होने के कारण किस प्रकार क्या हुआ था, श्रीलंका में मतभेद खड़े हो गए थे। वहीं बेल्जियम ने अपनी सूझबूझ से अपने यहाँ सत्ता को अच्छे से हस्तांतरित किया था, अर्थात अच्छे से बांटा था। ठीक है, तो अब हम आगे जो दूसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर आपका कौन है, संघवाद। ठीक है, तो संघ अर्थात क्या होता है, देखिए संघ से मूलतः जो शब्द लिया जाता है वो होता है समूह। क्या लिया जाता है, समूह। और वाद अर्थात जब समूह में कोई कुछ कहता है, वाद अर्थात कहना, है ना। तो जब समूह में मिलकर सभी कुछ कह रहे हैं तो वो संघवाद बनता है। ठीक है, तो संघवाद से तात्पर्य विशेषकर यहाँ है लोकतांत्रिक देशों से। ठीक है, क्योंकि लोकतांत्रिक देशों में सब वोट देते हैं, वोट देकर जनता के प्रतिनिधि मिलकर सरकार बनाते हैं और समूह में मिलकर निर्णय करते हैं, किसके विषय में, देश के विषय में, है ना। तो संघवाद को हम विशेष रूप से समझने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, चलिए आइए चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। परिचय देते हुए कहता है क्या कि पिछले अध्याय में हमने गौर किया था कि शासन के विभिन्न स्तरों के बीच, शासन के जो विभिन्न स्तर होते हैं, कौन कौन से स्तर, केंद्रीय स्तर, राज्य स्तर एवं स्थानीय स्तर, है ना, जो सबसे ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, उसका ऊर्ध्वाधर बंटवारा आधुनिक लोकतंत्रों में सत्ता की साझेदारी का एक आम रूप है। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो ऊर्ध्वाधर बंटवारा किया गया है कि पहले कौन सा, तो पहले आपको याद होगा कि पहले सामुदायिक सरकार या स्थानीय सरकार सबसे नीचे में, उससे ऊपर जाते हैं तो राज्य सरकार, और उससे ऊपर गए तो कौन हो गई, केंद्र सरकार। तो इस प्रकार शक्तियों का बंटवारा किया गया है। हर निकाय को कुछ न कुछ शक्तियां प्राप्त है, चाहे वो स्थानीय सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, या केंद्र सरकार हो, है ना। तो इस तरह से हमने देखा है कि बंटवारा हो रखा है। और ये किस में हो रखा है, तो ये लोकतंत्र में हो रखा है। किस में हो रखा है, लोकतंत्र में हो रखा है। उदाहरण के लिए आप भारत को लेते चलिएगा माइंड में। ठीक है, क्योंकि आपको एक उदाहरण चाहिए, एग्जाम्पल चाहिए, जिसके आधार पर आप चीजों को अपने माइंड में सेट कर सके। आगे कहते हुए कहता है कि इस अध्याय में हम सत्ता के बंटवारे के इसी स्वरूप पर विचार करेंगे, है ना। जो सत्ता का बंटवारा किया गया था, पिछले अध्याय में पढ़ा था आपने, उसके स्वरूप पर विचार करना है कि उसका कैसा रूप है, बांटते किस में है। अक्सर अक्सर हम शक्तियों को किसे बांटते हैं, तो इसे आम तौर पर क्या कहा जाता है, संघवाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संघवाद। ठीक है, इससे एक ही लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर अलग अलग इलाकों का साथ में रहना और चलना संभव हो पाता है ना। कि इससे एक ही इलाके के अंदर, सॉरी, एक ही बड़े क्षेत्र के अंदर, ऐसे आप नॉर्मल भाषा में समझिए, एक बड़े क्षेत्र के भीतर छोटे छोटे क्षेत्र, जैसे एक बड़ा क्षेत्र देश हो गया, उसमें छोटे छोटे क्षेत्र राज्य हो गए, उस राज्य में छोटे छोटे क्षेत्र क्या हो गए, नगर निगम हो गया, या फिर पंचायतें हो गई, ग्रामीण या शहरी परिवेश हो गया। और हर स्थान पर क्या है, शक्तियों को बांट दिया गया है और सभी साथ में चल रहे हैं, खुश होकर के। आप ये देखते ही होंगे। अध्याय के शेष हिस्से में भारत के संघवाद के सिद्धांत और व्यवहार को समझने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो भारत को माइंड में लेकर चलिएगा। भारत के विषय में पढ़ेंगे कि भारत में संघवाद किस प्रकार से कार्य करता है, भारत में संघवाद के क्या सिद्धांत है, भारत में यह किस प्रकार कार्य करता है, कैसे व्यवहार करता है। जो संघीय ढांचा होता है, जो बनावट होता है, जैसे हमारा देश कैसा है, हमारा देश संघीय, हमारे देश में संघीय ढांचा है, क्योंकि केंद्र है, केंद्र के भीतर में राज्य है, फिर राज्य के नीचे क्या है, स्थानीय सरकार है। तो हमारा भी तो संघीय सरकार है। तो इससे संबंधित जितने भी संवैधानिक प्रावधान हैं, नियम हैं, उन पर हम चर्चा के बाद इस अध्याय में संघवाद को मजबूत करने वाली जितने नीति, नियम और राजनीति का विश्लेषण है वो सब किया जाएगा। अध्याय के आखिर में हम भारतीय संघवाद के नए और तीसरे स्तर यानी स्थानीय शासन की भी क्या करेंगे, चर्चा करेंगे इसमें। तो इससे पहले अपने केंद्र सरकार को समझाया, प्रांतीय या राज्य सरकार को समझाया, इसमें आप स्थानीय सरकार के विषय में भी विशेष रूप से पढ़ेंगे। ठीक है, आइए चैप्टर में और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रथम प्रश्न जो मन में उभरता है वह है, संघवाद क्या है। आइए
एक बार फिर पिछले अध्याय में दिए गए बेल्जियम और श्रीलंका के अंतर पर गौर करें। कहानी को थोड़ा मेमोराइज कीजिए, याद कीजिए। यदि आपने पिछला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो उसे जाकर देखिए, फिर आपको दूसरा समझ में आएगा। सीढ़ी पर स्टेप बाय स्टेप चढ़ने का प्रयास कीजिए, वरना क्या होगा ना कि चोट लगने का डर रहता है। इसलिए पहले चैप्टर को अच्छे से पढ़े, फिर दूसरे पर आए। आपको याद होगा कि बेल्जियम के संविधान में जो प्रमुख बदलाव किए गए, उनमें केंद्रीय सरकार की शक्ति में कमी करना भी एक था, है ना। कि केंद्रीय सरकार की शक्ति को कम किया गया और राज्य सरकार की शक्ति को वो हस्तांतरित कर दिया गया, उसे दे दिया गया कि राज्य सरकार स्वयं निर्णय ले सके अपने लिए। और यही अधिकार प्रांतीय सरकारों को दे दिए गए थे कि अधिकार, जो शक्तियां केंद्र सरकार को रखनी थी सारी, उसमें से केंद्र सरकार ने सारी नहीं रखी, कुछ अपने पास रखी और कुछ क्या किसको दे दी, राज्य सरकारों को दे दी। तो ऐसे में राज्य सरकार भी प्रसन्न हो गई। ये हमने पढ़ा है, हमने देखा है पिछले अध्याय में। बेल्जियम में उससे पहले से भी प्रांतीय सरकारें थीं, तब भी उनकी अपनी भूमिका थी। जो प्रांतीय सरकार थी उनकी अपनी एक भूमिका थी, उनके अपने अधिकार थे, पर ये अधिकार उनको केंद्र द्वारा दिए गए थे। याद रखिएगा कि केंद्र जैसे चाहता वो अधिकार वापस ले लेता, और इन्हें केंद्रीय सरकार वापस भी ले सकती थी। समझ रहे बात को ना, कि पहले भी वहां के बेल्जियम में प्रांतों को अधिकार दिए गए थे। वो अधिकार किसने दिए थे? तो केंद्र सरकार ने। तो जिसने वो अधिकार दिए हो वो जब चाहे वापस ले सकता है, ये बात थी। सन 1993 में कुछ बदलाव हुए। क्या बदलाव हुए? और प्रांतीय सरकारों को कुछ संवैधानिक अधिकार दिए गए। अब देखिए अंतर आ गया। केंद्र सरकार जब अधिकार दे रहा था तो केंद्र सरकार जब चाहे उसे वापस ले सकता था, लेकिन यहां अधिकार कौन दे रहा है? संविधान दे रहा है। संवैधानिक अधिकार दिए गए 1993 में। तो आप ऐसे समझिए कि इस अधिकार को जब संविधान ने दिया है तो संविधान के तहत ही ये अधिकार लिए जा सकते हैं। केंद्र सरकार चाह करके भी अधिकार नहीं छीन सकती है। क्लियर है? इन अधिकारों के लिए जो प्रांतीय सरकारें अब केंद्र पर निर्भर नहीं रह गई थी। क्लियर है? इस प्रकार बेल्जियम ने एकात्मक शासन की जगह संघीय शासन प्रणाली अपना ली। अब क्या है देखिए, एकात्मक शासन क्या होता है? एकात्मक शासन मतलब सरकार का कोई एक प्रमुख होता है जो सारे निर्णय लेता है। वहीं जो संघीय सरकार होती है उसमें अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की सरकारें होती हैं। जैसे केंद्र में तो केंद्रीय सरकार होगी ही, पर प्रांतों में प्रांतीय सरकार भी आपको देखने को मिलेंगी। क्लियर है? श्रीलंका में व्यवहारिक रूप से अभी भी एकात्मक शासन व्यवस्था है। व्यवहारिक रूप से मतलब देखिए, व्यवहारिक रूप कहने का मतलब क्या होता है? इस लिखा कुछ भी हो कुछ भी रहा हो, लेकिन उपयोग में यूज क्या, कौन सी सरकार हो रही है वहां पे, मतलब सरकार कैसे डिसीजन ले रही है, तो एकात्मक सरकार की तरह वहां पे निर्णय लिया जा रहा है, जिसमें केंद्रीय सरकार के पास ही सारे अधिकार हैं। कहां पे? श्रीलंका में। श्रीलंका के तमिल, ध्यान दीजिएगा, श्रीलंका के तमिल नेता चाहते थे, क्या चाहते थे? कि देश में सच्चे अर्थों में संघीय शासन व्यवस्था कायम हो। कौन चाहते थे? तमिल। याद है ना, तमिलों को बहुत सारे अधिकारों से क्या कर दिया गया था? वंचित कर दिया गया था। तो वो यह चाहते थे। क्लियर है? संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता, जो सबसे अधिक शक्ति होती है, वो किसके पास होती है? केंद्रीय प्राधिकार के पास होती है, और उसकी विभिन्न अनुषांगिक इकाइयों के बीच बांटी जाती है। अनुषांगिक इकाई क्या है? अनुषांगिक इकाई ये वो होती है जो विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न संस्थाएं बनाकर छोड़ देती है। कौन? केंद्र सरकार। और उन संस्थाओं के पास अधिकार होती है। जैसे मेन क्या हो गया? केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार के ही बहुत सारे क्या होते हैं? इकाइयां होती है। ठीक है? और उन इकाइयों के पास क्या होता है? बहुत सारे अधिकार होते हैं, और ये सर्वोच्च सत्ता होती है। सर्वोच्च सत्ता मतलब सबसे ऊपर क्या होता है? केंद्र होता है। भारत में सबसे ऊपर कौन है? केंद्र सरकार है। उसके बाद राज्य सरकार। अगर राज्य सरकार को जरा सोचिए, अगर केंद्र सरकार से अधिक शक्तियां राज्य सरकार को प्राप्त हो जाए तो राज्य सरकार ऐसे में बगावत करके और केंद्र सरकार से अलग हो सकती है कि नहीं हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। इसीलिए राज्य सरकार से भी अधिक शक्तियां केंद्र सरकार को दी जाती है, ताकि देश टूट ना सके। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पे अधिक शक्तियां किसको प्राप्त है? केंद्र सरकार को, और उसकी आनुषांगिक इकाइयों को बीच बांट दी जाती है, जितने भी इकाइयां हैं।
आमतौर पर संघीय शासन व्यवस्था में, ध्यान दीजिएगा, संघीय व्यवस्था में दो स्तर पर सरकार होती है। इसमें एक सरकार पूरे देश के लिए होती है जिसे केंद्र सरकार कहते हैं, जिसके जिम्मे राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। राष्ट्रीय महत्व मतलब जैसे देश की सुरक्षा, किसकी सुरक्षा? राष्ट्र की सुरक्षा, तो हुआ ना राष्ट्रीय महत्व। जैसे आप समझ लीजिए क्या, बैंकिंग व्यवस्था, जो बैंक वगैरह होती है वो तो राष्ट्र की संपत्ति होती है ना, क्योंकि हर राज्य में एक ही बैंक, जैसे स्टेट बैंक को ले लीजिए आप, वो हर राज्य में मिलेगा, तो क्या राज्य का प्रॉपर्टी हो गया? नहीं। क्या राज्य उस पर अधिकार करे? नहीं। उस पर अधिकार किसका होगा? केंद्र का होगा, केंद्र उसे संभालेगी, क्योंकि हर राज्य में उसको सुविधाएं प्रोवाइड करानी है। फिर होती है क्या, राज्य या प्रांतों के स्तर की सरकारें, जो शासन के दैनोदिन कामकाज को देखती है, मतलब रोजमर्रा के कार्य को देखती है। रोजमर्रा मतलब रोज के काम, जैसे खेती बाड़ी के काम हो गए, जैसे शिक्षा के काम हो गए, या फिर जैसे जमीन के काम हो गए, तो ये सब काम जो है ये तो राज्य सरकार ही देखेगी, है ना। सत्ता के इन दोनों स्तर की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर अपना काम करती है। ध्यान रखिएगा, स्वतंत्र होकर कह रहा है यहाँ पे कि दोनों स्तर है, केंद्र स्तर भी है और राज्य स्तर भी है। दोनों अपने अपने काम, दोनों के काम क्या कर दिए गए हैं? बांट दिए गए हैं कि भैया केंद्र के ये काम रहे और ये रहे राज्य के काम। दोनों अपना अपना काम देखो, दोनों एक दूसरे का क्या करना, डिस्टर्ब मत करियो, ठीक है। तो इस तरह से कामों को क्या किया गया है? बांट दिया गया। क्लियर है। और अपना काम कैसे वो देखते हैं? स्वतंत्र होकर देखते हैं, बिना किसी हस्तक्षेप के एक दूसरे के। राज्य ना ही केंद्र को डिस्टर्ब करती है और ना ही केंद्र राज्य को। इस अर्थ में संघीय शासन व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था से ठीक उलट है। तो संघीय शासन व्यवस्था क्या हो जाएगी? एकात्मक शासन व्यवस्था से उल्टी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। वहीं एकात्मक व्यवस्था में क्या होता है? एकात्मक व्यवस्था में शासन का एक ही स्तर होता है, मतलब एक ही शक्ति होती है पूरे देश में, और बाकी इकाइयां उसके अधीन होकर काम करती है। तो हमने क्या देखा कि जहां संघीय व्यवस्था है वहां राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार दोनों अपने अपने कामों को देख रही है। दोनों एक दूसरे को परेशान नहीं कर रही, डिस्टर्ब नहीं कर रही है, एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं कर रही है। वही हमने क्या देखा कि यही राज्य, ध्यान दीजिएगा, यही राज्य सरकार और यही केंद्र सरकार जो है, आप ऐसे समझिए कि ये जो ऐसे समझिए, ये जो केंद्र सरकार है, इस केंद्र सरकार से आदेश लेकर ही राज्य सरकार कोई निर्णय कर रही है। केंद्र सरकार से आदेश लेकर ही राज्य सरकार कोई निर्णय कर रही है। ऐसे में कौन सी व्यवस्था कायम है वहां पे? एकात्मक शासन व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था? एकात्मक शासन व्यवस्था कायम है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? तो एकात्मक शासन व्यवस्था में सरकार शासन का एक ही स्तर होता है और बाकी इकाइयां इसके अधीन काम करती है ना। इसमें केंद्रीय सरकार प्रांतीय या स्थानीय सरकारें को आदेश दे सकती है, पर संघीय व्यवस्था में जो केंद्रीय सरकार है, ध्यान दीजिएगा, जो केंद्रीय सरकार है वो राज्य सरकार को कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती है। मतलब सलाह दे सकती है, मशवरा दे सकती है, लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती है ना। ये राज्य सरकार के ऊपर है, वो किस प्रकार के अपने जनता के लिए निर्णय लेना चाहती है। राज्य सरकारों के पास अपनी शक्तियां होती है और इसके लिए वह केंद्रीय सरकार को जवाबदेह नहीं होती है। मतलब उसे किसी को जवाब नहीं देना है, वो जैसे चाहे उन शक्तियों का प्रयोग कर सकती है ना, गलत तरीके से नहीं, मतलब लोगों की भलाई के लिए। ये दोनों ही सरकारें अपने अपने स्तर पर लोगों को जवाबदेह होती है ना। मतलब केंद्र स्तर पर जो निर्णय होंगे, जो डिसीजंस लिए जाएंगे, उन निर्णयों पर जवाब कौन देगी? केंद्र सरकार देगी। वहीं राज्य स्तर पर जो निर्णय लिए जाएंगे उनको जवाब कौन देगी? तो राज्य सरकार देगी लोगों को। आइए संघीय व्यवस्था की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं पर गौर करें। इन विशेषताओं पर गौर करने से पहले एक बार ऊपर के हम तस्वीर में जो था वो देख लेते हैं थोड़ा सा। इसको देखिए, मैप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, मैं बार बार कहता हूँ हर चैप्टर में। मैप को आप देखिएगा समझ में आएगा। देखिए कहाँ कहाँ संघीय सरकार है, इस चीज को यहाँ पर क्या किया गया है? निर्दिष्ट किया गया है। देखिए यहाँ पे दिया है संघीय राजनीतिक व्यवस्था, अर्थात जहां जहां रेड कलर में दिखाया गया है वहां पर क्या है? वहां पे संघीय सरकार है। जैसे कनाडा में संघीय सरकार, संयुक्त राज्य अमेरिका में संघीय सरकार, नीचे आ जाइए ब्राजील में अथी संघीय सरकार, अर्जेंटीना जो फुटबॉल जहां होता है ना वहां भी क्या है? संघीय सरकार। इसके अलावा सबसे नीचे देखिए ऑस्ट्रेलिया में संघीय सरकार, अपना भारत, प्यारा भारत और पाकिस्तान में क्या है? संघीय सरकार, है ना। इसके बाद नाइजीरिया हो गया, इसके अलावा क्या हो गया? इथोपिया हो गया, दक्षिण अफ्रीका हो गया, ये अफ्रीकी देश में है ना। बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, स्पेन,
इन सभी देशों में क्या है, संघीय सरकार है। ये यूरोपीय देश हो गए। रूस देखिए एशिया का सबसे बड़ा देश जहाँ पे एक संघीय सरकार उपस्थित है। तो ये इन जगहों पर संघीय सरकार है, ठीक है। अब देखिए यहाँ सरकार दो या अधिक, एक सेकेंड ऊपर में कुछ था शायद बचा हुआ लग रहा है मुझे। हाँ, यहाँ ये बच्चा देखिए, इसका इसका फेस देखिए कितना परेशान लग रहा है। ये कहता है मैं थोड़ी उलझन में हूँ, आखिर भारत की शासन व्यवस्था को क्या नाम दिया जाए, यह एकात्मक है या संघात्मक अथवा केंद्रीकृत। आप उत्तर जो है, अभी तक मैं आपको इसका उत्तर समझा चुका हूं मुझे लगता है, और आप उत्तर कमेंट में लिख कर बताएंगे। मैं देखता हूं किसको किसको समझ में आया है। उत्तर तुरंत उत्तर दीजिए। यहाँ सरकार दो या अधिक स्तरों वाली होती है। ध्यान दीजिएगा, सरकार कितने स्तर की होती है, यहाँ दो स्तर की। कहाँ पे, संघीय सरकार में। ध्यान दीजिएगा, कहाँ पे, संघीय सरकार में। अच्छा, अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है। ऐसा तो नहीं, जैसे उदाहरण स्वरूप ले लीजिए, जैसे हरियाणा को ले ले हम, तो हरियाणा के जो लोग हैं उस पर हरियाणा सरकार भी शासन कर रही है, और साथ ही केंद्र सरकार भी तो शासन कर रही है। तो दोनों सरकारें एक ही लोगों पर, एक ही नागरिक समूह पर क्या कर रही हैं, शासन कर रही है। पर कानून बनाने, टैक्स वसूलने अर्थात कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। अर्थात कानून बनाने का काम कौन करेगा, तो दोनों करेंगे। ऐसा नहीं है, राज्य सरकार के भी अपने कानून होते हैं, केंद्र सरकार के भी कानून होते हैं, लेकिन दोनों का क्या बोलते हैं, विभाग बटा होता है कि भैया किन क्षेत्र में केंद्र सरकार कानून बनाएगी, उन क्षेत्रों में राज्य सरकार कानून नहीं बनाएंगी। अच्छा, कुछ ऐसे क्षेत्र भी होते हैं जहां केंद्र सरकार भी कानून बना देती है और राज्य सरकार ही बना देती है। जैसे उदाहरण के लिए शिक्षा ले लेंगे आप, तो शिक्षा पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार ही बना सकती है। तो क्या किसका बात चलेगा भाई, दोनों झगड़ा कर ले आपस में कि मेरा चलेगा नियम। तो याद रखिए, ये संविधान में, हमारे देश के संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है कि जब केंद्र एवं राज्य सरकारें कोई नियम आपस में टकराते हैं तो ऐसे में केंद्र को वरीयता दी जाती है, केंद्र को ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी, है ना। तीसरा क्या है, विभिन्न स्तरों की सरकार, जो विभिन्न स्तरों की सरकारों को के अधिकार क्षेत्र जो होते हैं वो संविधान में स्पष्ट रूप से, साफ साफ रूप से वर्णित होते हैं, अर्थात लिखे होते हैं। इसलिए संविधान सरकार के हर स्तर का के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा देता है। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ बच्चे कि संविधान में जो है ना स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, तो वर्णित है। क्या वर्णित है, तो अधिकार क्षेत्र, कि भैया किस क्षेत्र में कौन नियम बनाएगा, किस क्षेत्र में केंद्र सरकार नियम बनाएंगे और किस क्षेत्र में राज्य सरकारें नियम बनाएंगी, ये साफ साफ लिखा हुआ है। इसीलिए जो संविधान है, हमारा जो संविधान है, वो सरकार के हर स्तर, चाहे वो केंद्र सरकार हो जाए या राज्य सरकार हो जाए या स्थानीय सरकार हो जाए, उस स्तर के, केंद्र के, राज्य के या स्थानीय सरकार के अस्तित्व, अस्तित्व मतलब पहचान। भाई कोई निर्णय लेगा, उसकी अपनी पहचान होगी तभी तो निर्णय लेगा। तो उसके अस्तित्व की और प्राधिकार की गारंटी, अर्थात उसके अधिकार की गारंटी और सुरक्षा दोनों प्रोवाइड करता है। कौन, हमारा संविधान। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो जो मुश्किल होगा मैं उसको विशेष रूप से समझा दूंगा, आप बेफिक्र रहें। आगे कहता है कि संविधान के मौलिक प्रावधानों को, मौलिक प्रावधान अर्थात जो मेन नियम है संविधान के, जो मौलिक प्रावधान अर्थात जो मेन नियम है, जो मुख्य नियम है, जो जड़ में है, जो सबसे इंपॉर्टेंट नियम है, तो जो मौलिक प्रावधान है उसको किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। ध्यान रखिएगा, जो मेन मुख्य नियम है उसको सिर्फ एक ही स्तर की, या सोचिए केंद्र सरकार बदल दे या राज्य सरकार बदल दे, ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसे बदलाव जो होंगे वो दोनों स्तर की सरकारों की सहमति से ही हो सकता है ना। तो दोनों खुश, बिल्कुल। जो मेन नियम है, जो मुख्य नियम है, उनको बदलने के लिए, मौलिक नियमों में बदलाव के लिए दोनों स्तरों की सरकारों की क्या लेनी पड़ेगी, क्या लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी, है ना। तो इस तरह से दोनों सरकार खुश रहेंगी। पांचवा कहता है अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। अब ऐसा हो सकता है, मान लेते हैं कि संविधान में, हमारे संविधान में भैया कुछ लिखा हुआ है। अब वो लिखा हुआ है, मान लीजिए इस तरह से कि जो भी चीज लिखा है उसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए ऐसे 6 लिखा हुआ है, तो ऐसा है कि यहाँ पे राज्य सरकार है, तो राज्य सरकार कहेगी क्या कि हमको तो इधर से 9 दिख रहा है, इधर से केंद्र सरकार कहेगी क्या, हमको
इधर से 6 दिख रहा है। मतलब कहने का मतलब है, हम उदाहरण दे रहे हैं आपको कि जैसे एक ही बात है, उस बात के अलग अलग मतलब निकलते हैं, अलग अलग अर्थ निकल सकते हैं। तो चाहे तो केंद्र सरकार उस बात की अपने हिसाब से अपने स्तर पर अर्थ निकाले, राज्य सरकार कहे नहीं इसका मतलब जो संविधान में लिखा है उसका मतलब ये, आप जो कह रहे हैं वो नहीं है, जो मैं कह रहा हूँ वो है। तो ऐसे में दोनों सरकारों के बीच क्या हो जाएंगे, झगड़े हो जाएंगे, विवाद बढ़ जाएंगे। तो भैया इस विवाद का निपटारा करने के लिए कौन आएगा, थर्ड एम्पायर आएगा, है ना, थर्ड एम्पायर। वो कहता है कि आप दोनों शांत रहें, जो उसमें लिखा है ना उसका निर्णय मैं करूंगा। कौन करेगा, कौन करेगा, तो वो करेगा कौन, आपका अदालत। ध्यान दीजिए, जो आपका अदालत है उसको ये अधिकार है कि संविधान में जो भी बातें लिखी है उसकी वो व्याख्या कर सकता है। व्याख्या करने का अधिकार न तो लोकसभा के पास है, न राज्यसभा के पास, न विधानसभा, न विधान परिषद अर्थात न केंद्र सरकार के पास, न राज्य सरकार के पास। याद रखिएगा, संविधान की व्याख्या का अधिकार किसके पास है, एग्जाम में प्रश्न पूछ देगा, 4 ऑप्शन डाल देगा आपके पास, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और न्यायालय। तो आपको लिखना पड़ेगा क्या, टिक लाना पड़ेगा कि न्यायालय के पास ये अधिकार है। आगे कहता है कि विभिन्न स्तर की जो सरकारों के बीच अधिकारों के विवाद, विवाद अर्थात बहस, विभिन्न स्तर की जो सरकारें हैं, जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार है, उनके बीच अधिकारों को लेकर विवाद की स्थिति हो सकती है। तो विवाद जब होगी तो उसमें सर्वोच्च न्यायालय क्या करेगा, निर्णायक की भूमिका निभाएगा, मतलब थर्ड एम्पायर बन के आ जाएगा। ठीक है, डिसीजन कौन देगा, न्यायालय देगा। याद रखिएगा, न्यायालय अर्थात जो जज होंगे, जो सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय हमारा, उच्च न्यायालय, वो आएगा। छठा कहता है कि जो वित्तीय स्वायत्ता है, वित्तीय मतलब क्या होता है, देखिए वित्त और शब्द जुड़ा है धन से, वित्त अर्थात क्या होता है, धन। तो धन से संबंधित जो भी मामले होते हैं, कि धन के मामले में निर्णय लेने की जो आजादी होती है, वित्तीय स्वायत्ता अर्थात धन से संबंधित जितने भी तरह के निर्णय हैं, वो निर्णय लेने की आजादी को आप कहेंगे वित्तीय स्वायत्ता। स्वायत्ता मतलब क्या होता है, सेल्फ इंडिपेंडेंसी, मतलब आजादी, स्वतंत्रता। इसको निश्चित करने के लिए, वित्तीय स्वायत्ता को निश्चित करने के लिए, धन से संबंधित निर्णयों को लेने के निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित है। राजस्व क्या है, राजस्व बोलते हैं टैक्सेस को। तो टैक्स लेने का अर्थात राजस्व लेने के लिए सरकारों के लिए अलग अलग स्रोत निर्धारित है। स्रोत मतलब जहां से टैक्स आते हैं, जहां से टैक्स आते हैं, है ना। जैसे पर्यटन से टैक्स आएगा, जैसे आपका जो कोई वस्तु बनाता है उससे टैक्स आएगा, व्यापार से टैक्स आएगा, या कोई अन्य कार्य कर रहा है, नौकरी कर रहा है, वहां से टैक्स आएगा। तो इन सारे कौन सा टैक्स कौन लेगा, ये पहले से ही क्या किया गया है, ये क्लियर है विभिन्न स्तर पर। ठीक है, निर्धारित किया गया है। आगे लिखता है, इस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था के, देखिए इतने सारे आपको साफ साफ दिख रहा है ना, हर समस्या को सुलझा दिया गया है कहीं ना कहीं। तो हर समस्या को सुलझा दिया गया है। तो इस प्रकार जो हमारा संघीय शासन व्यवस्था है उसके दोहरे उद्देश्य हैं। पहला, कि देश की जो एकता है या देश की सुरक्षा जो है उसको बनाए रखना, उसको करना और उसे बढ़ावा देना, कि देश की एकता और एकता बढ़े, आपस में लोगों में प्रेम भाव सद्भाव बढ़े और सुरक्षा भी बढ़े। और इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना, कि हमारे यहाँ जो विभिन्न प्रकार के क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों को लोगों को, उन क्षेत्रों के लोगों को क्या मिले, पूरा का पूरा स्वतंत्रता मिले, वो अपने लिए निर्णय ले सके, उनका हम सम्मान करें। तो ये दोहरी जो है ना उद्देश्य होते हैं, दो उद्देश्य होते हैं किसके, संघीय शासन व्यवस्था के। ठीक है, इस कारण जो संघीय व्यवस्था है उसके गठन को, ध्यान दीजिएगा, जो संघीय व्यवस्था है उसके गठन और कामकाज के लिए दो चीजें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे के नियमों पर सहमति होनी चाहिए। क्लियर हुआ कि भैया जो विभिन्न स्तर की सरकार है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या जितने भी सरकार हैं, उनके बीच साफ साफ शक्तियों का बंटवारा हो, है ना। और उन बंटवारों पर सहमति बने, मतलब राज्य भी कहे कि हाँ ठीक है, इतना हमको शक्ति मिल गया, काम चल जाएगा मेरा। केंद्र बोला कि हाँ ठीक है, हमको इतनी शक्ति दे दिया, आप मेरा भी काम चल जाएगा। तो दोनों क्या हो, सहमत हो। और इनका एक दूसरे पर क्या होना चाहिए, पहले भरोसा होना चाहिए कि भैया ये जो है न केंद्र राज्य को डिस्टर्ब करेगी और न राज्य केंद्र से खुद को बाहर समझेगी, है ना, अपने आप को। वे अपने अपने अधिकार क्षेत्रों को मानेंगे, वे अपने अपने अधिकार क्षेत्रों क्या करेंगे, मानेंगे। आदर्श जो संघीय व्यवस्था है उसमें ये दोनों पक्ष होते हैं, है ना, क्या, आपसी भरोसा
आपस में एक दूसरे पर क्या होता है, भरोसा होता है, विश्वास होता है, और साथ रहने पर सहमति भी होती है ना, कि आप केंद्र सरकार है, मैं आपके भीतर रहूंगा, मैं राज्य सरकार हूं, मैं अपने कार्य कर रहा हूँ, अपने काम कीजिए, हम दोनों खुश रहेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। आगे देखिए लिखता है कि केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के बीच सत्ता का अर्थात शक्तियों का बंटवारा हर संघीय सरकार में अलग अलग किस्म का होता है। देखिए अब कुछ नया बात लाया कि संघीय सरकारों में तो हमने अभी तक पढ़ा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा हो रखा होता है, लेकिन हर संघीय सरकार में ये अलग अलग किस्म का होता है, थोड़ा अलग अलग प्रकार के होते हैं। कैसे? देखिए कहता है यह बात इस चीज पर निर्भर करती है, किस चीज पर, कि संघ की स्थापना किन ऐतिहासिक संदर्भों में हुई है। जो संघ की स्थापना हुई है, जैसे भारत क्या है, राज्यों का संघ है, तो इसकी स्थापना किन दशाओं में हुई है, किन ऐतिहासिक संदर्भों में हुई है, तो इनकी स्थापना हुई है जब भारत को स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई थी, है ना, तो उन व्यवस्थाओं में हुई है। संघीय शासन व्यवस्थाएं आमतौर पर दो तरीकों से गठित होती है। पहला तरीका है कि दो या अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों का को साथ लेकर लाकर एक बड़ी इकाई गठित करने का। क्या है कि दो या अधिक स्वतंत्र राष्ट्र, दो या दो से तीन चार पांच छह कितनी हो जाए, जो स्वतंत्र राष्ट्र है उनको कहा जाए कि भैया एक काम कीजिए, सबको साथ लाया जाए और ला करके एक बड़ी इकाई गठित किया जाए, मतलब बड़ा देश बनाया जाए। इनमें दोनों स्वतंत्र राष्ट्र जो अभी साथ आए हैं अपनी संप्रभुता को साथ करते हैं। संप्रभुता मतलब कि भैया हम निर्णय लेने की शक्ति है वो हम नहीं देंगे, हम साथ मिलकर रहेंगे, पर जो निर्णय लेने की शक्ति है वो अपने पास ही रखेंगे। संप्रभुता की अधिक जो शक्ति होती है, जो डिसीजंस लेने के जो पावर होते हैं वो अपने साथ ही रखेंगे, ठीक है, और साथ में डिसीजन लेंगे। क्या करेंगे? साथ रखेंगे और साथ में डिसीजन लेंगे। अपनी अलग अलग पहचान को ही बनाए रखते हैं, है ना, कि जो पहचान भी इनकी होती है वो उसको बरकरार रखते हैं एज इट इज। कि जैसे आप ऐसे समझिए, आपको हम उदाहरण स्वरूप बताएंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका में इसी प्रकार की सरकार है जहाँ पे 14 के आसपास जो कंट्री है, वो आपस में आकर क्या बना रखे हैं, एक समूह बना करके बनाए हुए, जिसे बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यूनाइटेड मतलब क्या हुआ, समूह, यूनिट होकर बनाया उन्होंने। अमेरिका के सभी देश आपस में मिलकर क्या बनाए हैं, यूनिटी मिलकर देश बनाए हुए हैं, और अपनी सुरक्षा तथा खुशहाली बढ़ाने का रास्ता क्या करते हैं, अख्तियार करते हैं, तैयार करते हैं, ठीक है। साथ आकर संघ बनाने के उदाहरण कौन है, उदाहरण स्वरूप क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। दूसरे कौन है, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया वगैरह, है ना। इस तरह की संघीय व्यवस्था वाले मुल्कों में आमतौर पर प्रांतों को समान अधिकार होता है। मतलब जैसे समझिए कि छोटे छोटे, ऐसे समझिए कि छोटे छोटे जो है ये देश जो है आपस में आकर क्या किए, बड़ा देश बना लिए, जिसको बोलेंगे यूएसए, ठीक है। लेकिन ये जो छोटे छोटे देश हैं इनकी अपनी पहचान होती है बरकरार, ठीक है। ये अपने डिसीजन, अपने निर्णय स्वयं लेते हैं, ठीक है, और इनको भी उतने ही अधिकार होते हैं जितने अमेरिका को अधिकार है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आगे कहता है क्या कि और वे केंद्र के बरक्स ज्यादा ताकतवर होते हैं। समझ रहे बात को ना, कि केंद्र से ज्यादा ताकतवर है, मतलब यहाँ सेंट्रल को क्या है, कम पावर मिला हुआ है, केंद्र सरकार को कम पावर मिला हुआ है। राज्य जो है निर्णय लेने के लिए क्या है, पूरी तरह क्या है, आजाद है। ध्यान रखिएगा, भारत में ये सरकार नहीं है, ध्यान रखिएगा, भारत में सरकार नहीं है, कि भारत की राज्य सरकार जो है ना ज्यादा पावरफुल नहीं है अमेरिका थी केंद्र सरकार से, ध्यान रखिएगा। संघीय शासन व्यवस्था के गठन का दूसरा तरीका है कि बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए, जो बड़ा देश है, जैसे भारत एक बड़ा देश है, भारत में आंतरिक विविधता फैली हुई है, विभिन्न प्रकार के राज्य हैं, विभिन्न प्रकार की भाषाएं हैं, विभिन्न प्रकार की बोलियां हैं, विभिन्न तरह के खान पान है, विभिन्न प्रकार के पहनावे हैं इनके, विभिन्न प्रकार के परंपराएं हैं इनकी। इन सब को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना। तो भारत में राज्यों का गठन किस आधार पर हुआ है, मुख्य रूप से तो भाषाई आधार पर हुआ है। जैसे बंगाली बोलने वाले को बंगाल बनाया गया, महाराष्ट्री बोलने के लिए मराठी बोलने वाले को महाराष्ट्र बनाया गया, ज्यादातर तो भाषा आधार पर हुआ है, कहीं कहीं क्षेत्रीयता आधार पर भी हुआ है। और फिर राज्य और राष्ट्रीय सरकार के बीच शक्तियों क्या कर दिया, बंटवारा कर दिया गया। ऐसा ही किया गया ना भारत में। भारत, बेल्जियम और स्पेन इसके क्या है, उदाहरण है। तो ये दो प्रकार की सरकारें है ना। इस दूसरी श्रेणी वाली व्यवस्था में राज्यों के बरक्स केंद्र सरकार ज्यादा ताकतवर हुआ करती है ना, कि राज्य कंपैरिजन किया जाए, तुलना की जाए, तो केंद्र सरकार को अधिक शक्तियां प्राप्त होती हैं, जैसा कि आप भारत में देखते भी हैं बच्चे।
अक्सर इस व्यवस्था में विभिन्न राज्यों को समान अधिकार दिए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, जो विभिन्न राज्य हैं, राज्यों को समान अधिकार दिए जाएंगे, पर इन सारे राज्यों से केंद्र सरकार के क्या होंगे, ज्यादा अधिकार होंगे। पर विशेष स्थिति में किसी किसी प्रांत को विशेष अधिकार भी दिए जाते हैं। तो आप कभी सुनते होंगे, जैसे भारत में जो उत्तर पूर्व के राज्य हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट स्टेट है ना, कौन कौन, जैसे जैसे आप सुनते होंगे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, है ना। तो इन्हें विशेष रूप से विशेषाधिकार प्राप्त है, क्योंकि इनकी जो भौगोलिक स्थिति है और इनके यहाँ जो परंपराएं हैं उनका सम्मान किया गया है ना। तो इनको विशेष स्पेशल स्टेटस या विशेष अधिकार दे दिए गए हैं। क्लियर है। यहाँ देखिए अधिकार क्षेत्र क्या होता है। देखिए अधिकार क्षेत्र आप पढ़ेंगे, अधिकार क्षेत्र, तो अधिकार तो समझ में आता है आपको, है ना। जैसे आपके पिता का या आपकी माता का आप पर अधिकार होता है ना। जैसे आपका आपके आवास, आपके घर पर अधिकार होता है, तो वो क्षेत्र हो गया ना एक। देखिए कहता है ऐसा दायरा जिस पर किसी का वैधानिक अधिकार हो। जैसे आपका जो आवास है, घर है, उसका आपके पास कागज होगा, तो आपके पास क्या है, आप कह सकते हैं सरकार को कि भैया ये जो है ना, ये नियम के अनुसार ये मेरा हिस्सा है, मेरा अधिकार है, देखो मेरे कागज में लिखा हुआ है ना। तो वैधानिक अधिकार हो वहां पे। यह दायरा भौगोलिक सीमा के अंतर्गत परिभाषित होता है। ये क्षेत्रीयता की बात हो जाती है ना। तो क्षेत्र क्या होता है, भौगोलिक सीमा होता है, वो जमीन होता है। अथवा इसके अंतर्गत कुछ विषयों को भी रखा जाता है ना, कि भौगोलिक अधिकार क्षेत्र। अधिकार क्षेत्र दो मामलों में यूज होता है। देखिए देखिए, जैसे न्यायालय बोल सकता है, किसको बोल सकता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को आपस में झगड़े करने वक्त में, कि भैया आप लोग लड़ाई कर रहे हो, निर्णय तो हम ही करेंगे ना, निर्णय करना तो मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है। जैसे आप जब स्कूल में पढ़ रहे होते हो और आप आपस में झगड़ा कर लो, तो निर्णय करने का अधिकार किसके क्षेत्र में आएगा, शिक्षक के क्षेत्र में आएगा। शिक्षक ही तो निर्णय करेंगे कि क्या गलती हुई और क्या पनिशमेंट मिलना चाहिए। तो ये हो गया ना अधिकार क्षेत्र की बात। तो अधिकार क्षेत्र दो विषयों में हो सकता है। एक तो आपकी भूमि के लिए, जमीन के लिए हो सकता है कि उस जमीन पर अधिकार हो, और दूसरा कि उस मुद्दे पर भी हो सकता है ना, उन समस्याओं पर भी किसका अधिकार है सुलझाने के लिए। देखिए आगे कहता है भारत में संघीय व्यवस्था, इसको हम पढ़ेंगे डिटेल में। आइए, कहता है भारत में संघीय व्यवस्था, बिल्कुल संघीय व्यवस्था है। हम अब तक आपको बार बार समझा चुके हैं कई उदाहरणों के साथ। हमने पहले देखा है कि बेल्जियम और श्रीलंका जैसे छोटे देशों को भी अपने यहाँ की विविधता, जो वहाँ की डाइवर्सिटी है, विभिन्न तरह की कल्चर, परंपराएं, ट्रेडिशन, खान पान, बोलियां हैं, उनको संभालने में बड़ी मुश्किलें आती हैं। सोचिए कि भारत जैसे विशाल मुल्क में, है ना, विशाल देश में यह काम कितना मुश्किल होगा, जहां बहुत सी भाषाएं हैं, बहुत से धर्म हैं, बहुत से क्षेत्रों को लोग साथ रहते हैं। हमारे देश में सत्ता की साझेदारी की क्या व्यवस्था है, इसको समझते हैं। आइए आइए संविधान से ही शुरुआत करते हैं, है ना। संविधान तो मूल है, मूल में संविधान, इसलिए वहीं शुरू करते हैं। एक बहुत ही दुखद और रक्त रंजित विभाजन के बाद, रक्त रंजित अर्थात देखिए भारत का जब बंटवारा हुआ था ना, तो उस बंटवारे में क्या हुआ था, हजारों लाखों लोगों की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, है ना। और इस मृत्यु में क्या हुआ था, बहुत सारे रक्त बहा था, इसीलिए उसको कहा जाता है रक्त रंजित, मतलब खून से रंगा हुआ विभाजन, बंटवारा, है ना। इस रक्त रंजित विभाजन के बाद भारत आजाद हुआ था। आजादी के कुछ समय बाद ही अनेक स्वतंत्र रजवाड़े भारत में क्या कर लिए गए, विलीन कर लिए गए, अर्थात मिला लिए गए। जो स्वतंत्र रजवाड़े थे, जो राजा महाराजा रह रहे थे भारत के बीच में ही थे, वो क्षेत्र एक क्षेत्र में थे और अपना राज कर रहे थे। उनको कहा गया कि भैया अब तो लोकतंत्र की स्थापना हो रही है, आप अपना राजा का पद त्याग कीजिए और अपने क्षेत्र को देश के भीतर मिला लीजिए। भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों का संघ घोषित किया है। भारत में लिखा गया है कि भारत विभिन्न राज्यों का क्या है, संघ है, समूह है, ठीक है। इसमें संघ शब्द नहीं आया, पर भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर ही हुआ है। अर्थात भारतीय संविधान में संघ तो नहीं लिखा गया है, लेकिन ये चीज क्लियर है कि भारतीय संघ का जो गठन किया गया है वो कैसी व्यवस्था पर, कैसी शासन व्यवस्था पर किया गया है, तो संघीय शासन व्यवस्था को ही अपनाया गया है ना। इसी के सिद्धांत पर हुआ है, इसीलिए कहते हैं भारत राज्यों का एक संघ है। आइए, हमने ऊपर संघीय व्यवस्था की जिन 7 विशेषताओं का जिक्र किया था ना जी, 7 तरह की विशेषताएं जो संघीय व्यवस्था में क्या क्या चीजें होती हैं, उन्हें फिर से एक बार देख ले। हम देख सकते हैं कि ये सभी बातें भारतीय संविधान के विभिन्न प्रावधानों पर लागू होती है, विभिन्न नियमों में लागू होती है। भारतीय संविधान ने मौलिक रूप से 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया था। कैसा, एक तो संघीय सरकार होगी, या
संघीय सरकार अर्थात जिसे हम केंद्र सरकार कहते हैं, और राज्य सरकार, है ना। तो दो स्तर की सरकारें हमारे यहाँ है, एक है संघ सरकार जिसे केंद्र सरकार आप कहते हैं, और दूसरा क्या है, राज्य सरकार जिसे प्रांतीय सरकार भी कह दिया जाता है। केंद्र सरकार को पूरे भारतीय संघ, ध्यान दीजिएगा, केंद्र सरकार को पूरे भारतीय संघ का प्रतिनिधित्व करना था। मतलब पूरे भारतीय संघ का क्या करना था, प्रतिनिधित्व करना, मतलब होता है पूरे भारत को संभालना था। बाद में पंचायतों और नगरपालिकाओं के रूप में संघीय शासन का एक तीसरा स्तर भी जोड़ा गया, है ना। तो संघीय शासन व्यवस्था में क्या था, पहले से दो थी, एक था केंद्र, दूसरा था राज्य, तीसरा कौन आ गया, तो तीसरा आ गया भैया सीधे सीधे सामने आ गया पंचायत और नगर पालिका के रूप में आ गया। ठीक है, तीसरा स्तर जोड़ दिया गया। क्लियर है, जिसको कहा गया क्या, स्थानीय सरकार कहा गया। क्या कहा गया, स्थानीय सरकार कहा गया। क्लियर रखिएगा, ठीक है। अब देखिए आगे इसी में कहता है कि किसी भी संघीय व्यवस्था की तरह अपने यहाँ भी तीनों स्तर की शासन व्यवस्थाओं के अपने अलग अलग अधिकार क्षेत्र हैं, मतलब अपने अलग अलग निर्णय ले सकते हैं। संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकारों को तीन हिस्सों में बांटा गया है। जो विधायी अधिकार होते हैं, विधायी अधिकार मतलब जो विधान द्वारा, संविधान द्वारा दिए गए अधिकार है, उनको तीन हिस्से में बांट दिया गया है। अब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये तीन सूचियां इस प्रकार है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है कि एग्जाम में कितनी बार पूछा गया है ना। तो पहला देखते हैं क्या है, संघ सूची। पहला क्या है, संघ सूची। संघ किसको बोला गया था, याद कीजिए, संघ बोला गया था किसको, याद कीजिए, संघ बोला गया था केंद्र को। किसको बोला गया था, केंद्र को। तो पहला क्या है, संघीय सूची। संघीय सूची में कहता है कि जो प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षा अर्थात सुरक्षा, है ना, उसके अलावा विदेशी मामले, मतलब दूसरे देशों से किस प्रकार के संबंध रखने हैं, किस प्रकार के रिश्ते निभाने हैं। तीसरे बैंकिंग व्यवस्थाएं, मैंने शुरू में बताया था आपको बीच में, है ना, पाठ के बीच में ही बताया था कि बैंकिंग व्यवस्थाएं पूरे देश से फैली होती हैं। संचार व्यवस्थाएं, संचार और मुद्रा, जैसे संचार क्या होता है, कम्युनिकेशन, है ना। देख लें जैसे टेलीकम्युनिकेशन हो गया आपका, कि जैसे फोन पर बात करते हैं ना आप, तो ये क्या हो गया, तकनीकी संबंधी व्यवस्थाएं होगी, संचार संबंधी व्यवस्थाएं होंगी। इसको भी संभालती है कौन, केंद्र सरकार। अर्थात ये किसमें है, संघ सूची में डाला गया है। जैसे मुद्रा तो पता ही है आपको, है ना, रुपया क्या है, मुद्रा ही तो है आपका, करेंसी। तो करेंसी जैसे, मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय है। क्लियर है। तो इन सब को कौन संभालेगा, संघ सूची। संघ सूची इस पर नियम बनाएगा, अर्थात केंद्र सरकार इस पर नियम बनाएंगी। पूरे देश के लिए इन मामलों में एक तरह की नीतियों की जरूरत है। अर्थात पूरे देश में, चाहे वो प्रतिरक्षा अर्थात सुरक्षा हो जाए, चाहे विदेशी मामले हो जाए, चाहे बैंकिंग मामले हो जाए, संचार या मुद्रा के मामले हो जाए, इन पर एक जैसा नियम लागू होता है पूरे देश में, क्योंकि ये बनाता कौन है, केंद्र सरकार बनाती है। संघ सूची में डाला गया है इसे, है ना। इसी कारण इन विषयों को संघ सूची में डाला गया है। क्लियर है। संघ सूची में वर्णित विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ किसको है, केंद्र सरकार को। सिंपल सी बात है, संघ सूची में जितने टॉपिक लिखा है, चाहे वो सुरक्षा का हो, बैंकिंग का हो, वित्तीय सेवा, जितने भी हो, उन पर नियम बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र को है। ध्यान रखिएगा, अभी याद हो जाए, इस तरह से पढ़िए। दूसरा है आपका राज्य सूची में। राज्य सूची, अब देखिए आपने सुना होगा, पुलिस है ना, हर राज्य की होती है। जैसे हमें सुना होगा यूपी पुलिस, है ना, हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस। तो पुलिस वर्ग किसकी होती है, राज्यों की होती है। तो राज्य सरकार में राज्य सूची में जो डाला गया है, जिस पर राज्य निर्णय ले सकता है, राज्य नियम बना सकता है, वो है कौन सा विभाग है वो, तो पुलिस विभाग। दूसरा व्यापार है ना, वाणिज्य है। तो है सर, व्यापार और वाणिज्य क्या है, देखिए व्यापार तो पता ही है आपको क्या होता है, सब व्यापार करते हैं। वाणिज्य हो गया जब आप उद्योग वगैरह लगाते हैं बड़े स्तर पर, उसको वाणिज्य के क्षेत्र में लाया जाता है। कृषि हो गया, सिंचाई हो गया, है ना। इन जैसे प्रांतीय स्थानीय महत्व के विषय किसमें आते हैं, राज्य सरकार के, या मतलब राज्य सूची में आते हैं। राज्य सूची में वर्णित अर्थात लिखे हुए जितने भी विषय हैं, उनके बारे में सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। जैसे केंद्र, जैसे संघ सूची पर कौन बना सकती थी, केंद्र सरकार, वैसे राज्य सूची पर कौन नियम बना सकती है, राज्य सरकार। अब तीसरा आ गया,
तीसरा क्या है, संघ सूची, राज्य सूची, उसके बाद है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची मतलब दोनों को सम मतलब क्या होता है, बराबर, दोनों को बराबर अधिकार है। किसको, केंद्र को भी राज्य को भी। लो भैया, किसको अधिकार है, केंद्र को भी राज्य को भी, है ना, दोनों को बराबर अधिकार है। सम मतलब क्या होता है, बराबर। तो समवर्ती सूची में क्या क्या आएगा, तो शिक्षा, शिक्षा पर केंद्र भी नियम बनाते हैं और राज्य बनाती है। वन, वन राज्य की प्रॉपर्टी होती है और केंद्र के लिए भी महत्वपूर्ण विषय है। मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकार, है ना। तो विवाह तो आपको पता ही है ना, आप सबको भी करना है, सबकी होती है। तो विवाह के बारे में अधिकार कौन बनाएगा, दोनों बना सकते हैं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार भी। गोद लेना क्या होता है, जैसे मान लेते हैं किसी को संतान नहीं है और वो किसी को गोद ले रहा है, तो ऐसे में ये इस पर जो नियम बनाने का अधिकार है, किसी बच्चे को, अनाथ बच्चे को गोद ले रहा है तो इस पर नियम बनाने का अधिकार राज्य को भी होता है और केंद्र को भी होता है, क्योंकि ये जमीन से जुड़ा मुद्दा होता है ना। जब आप गोद लेते हैं तो आपकी प्रॉपर्टी पर उसका अधिकार भी तो हो जाता है। और उत्तराधिकार, तो उत्तराधिकार गोद लेने से ही जुड़ा हुआ चीज है, ध्यान रखिएगा कि आपका उत्तराधिकारी कौन हो जाएगा, ठीक है ना। उत्तराधिकारी मतलब जो आपकी प्रॉपर्टी पर, आपकी संपत्ति पर किसका अधिकार होगा, तो उत्तराधिकार उसको बोलते हैं। इन जैसे वे विषय हैं जो केंद्र के साथ राज्य सरकारों की साझा दिलचस्पी में, मतलब दोनों का इसमें दिलचस्पी रहता है ना, आते हैं। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों और केंद्र सरकार दोनों को ही है। क्लियर हो गया, आसान बात। लेकिन जब दोनों के कानूनों में टकराव हो, याद रखिएगा, तो किसका लागू होगा, केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। ये साफ साफ लिखा हुआ है कि जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों एक ही समवर्ती सूची के अंतर्गत मुद्दे पर अगर नियम बना देती है, तो ऐसे में राज्य सरकार का नहीं अपितु केंद्र सरकार का नियम ही क्या होगा, मान्य होगा, माना जाएगा। क्लियर है। यहां एक सवाल यह भी उठता है कि जो विषय इनमें से किसी सूची में नहीं है आते हैं, उनका क्या होगा। मान लीजिए कि जो आपका संघ सूची था, सूची मतलब क्या होता है, लिस्ट, तो संघ वाले लिस्ट में, राज्य वाले लिस्ट में और समवर्ती लिस्ट में, तीनों सूची में मान लीजिए ऐसा टॉपिक पर झगड़ा हो गया है या ऐसे टॉपिक पर मुद्दा आ गया है, ऐसे टॉपिक पर समस्या आ गई है जिस टॉपिक का उसमें उल्लेख नहीं किया गया है, संविधान में लिखा ही नहीं गया है। अब क्या किया जाए, मामला गहरा गया। तो ऐसे में क्या होता है, फिर देखिए, जैसे एक उदाहरण लेते हैं आपको, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अब जब संविधान बना था उसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की बात तो उठी नहीं थी, तो इस पर नियम कौन बनाए, तो इन जैसे विषय के किसके अधिकार क्षेत्र में रहे, क्योंकि ये संविधान बनाने के बाद आए हैं, समझ रहे बात को ना, कि संविधान बनाने के ये अधिकार क्षेत्र है, तो ये उसके बाद आए हैं, तो इन पर नियम कौन बनाए, तो हमारे संविधान के अनुसार बाकी बचे विषय किसके अंतर्गत आएंगे, केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में चले जाते हैं। मतलब जो भी बच गया, जो नया आ जाएगा, जिसका संविधान में उल्लेख नहीं है, उस पर नियम कौन बनाएगा, तो केंद्र सरकार ही बनाएगी। क्लियर है। हमने ऊपर देखा कि सबको साथ लेकर चलने की नीति मानकर बनी अधिकतर बड़ी संघीय व्यवस्थाओं में साथी इकाइयों को बराबर अधिकार नहीं मिलते। हमने ऊपर क्या देखा कि सबको साथ लेकर चलने वाली नियम, सबको साथ लेकर चलने वाले नियम के अंतर्गत, मतलब इस नियम को मानने वाले अधिकतर संघीय व्यवस्थाओं में जो साथ में चलने वाली इकाइयां हैं छोटी छोटी, उनको बराबर अधिकार नहीं मिले हैं, है ना। उदाहरण के लिए केंद्र सरकार जो है वो सबको साथ लेकर चलती है, राज्य सरकारों को, और दोनों को बराबर अधिकार तो नहीं मिले हैं। तो भारतीय संघ के सारे राज्यों को भी बराबर अधिकार नहीं है, याद रखिएगा। कुछ राज्यों का विशेष दर्जा प्राप्त है, विशेष मतलब अलग प्रकार से अधिकार प्राप्त है, जैसे कि असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम अपनी विशिष्ट सामाजिक, उनका अलग परिवेश है, उनका अलग जो है भौगोलिक स्थिति है ना, वहाँ की संस्कृति थोड़ी आदिवासी कल्चर है वहाँ का। तो ऐसे ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण भारत के संविधान के कुछ प्रावधानों, जैसे अनुच्छेद 371 में, इसके तहत, आप कहेंगे सर अनुच्छेद क्या होता है, देखिए संविधान में जितने भी नियम कानून बनाए जाते हैं ना, उनको अनुच्छेद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अनुच्छेद। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, इस तरह अनुच्छेद किस में दिया गया है, अनुच्छेद 371 में दिया गया है। क्या दिया गया है, तो विशिष्ट सामाजिक तथा ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण कुछ प्रावधान, कुछ नियम, कुछ अधिकार दिए गए हैं, विशेष अधिकार दिए गए हैं। किन राज्यों को दिए गए हैं, तो असम को, नागालैंड को, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, है ना, तो ये जो पहाड़ी क्षेत्र के नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है, इनको दिए गए हैं। ये उन शक्तियों का विशेष अधिकारों का लाभ उठाते हैं। क्लियर है। ये विशेष शक्तियां स्वदेशी लोगों, उनकी संस्कृति, जो वहां के लोग हैं, वहां की जो संस्कृति है, और सरकारी सेवाओं में अधिमान्य रोजगार के भूमि अधिकारों के संरक्षण के संबंध में स्पष्ट रूप से उपयोगी है। मतलब
मतलब ये होता है बच्चे कि वहां के जो लोग हैं, स्वदेशी लोग, मतलब उसी राज्य के लोग हैं, उनकी संस्कृति को क्या किया जाता है, सुरक्षा प्रोवाइड कराने के लिए, उनकी संस्कृति को बचाने के लिए। और वहां पे लोगों को देखिए, वहां पे ऐसा तो नहीं है, ये पहाड़ी क्षेत्रों में क्या है कि जमीन तो है नहीं खेती के लिए, तो इस तरह इनके पास रोजगार की कमी होती है। तो सरकारी जो भी नौकरियां वहां लगती है, उन सरकारी सेवाओं में उनको रोजगार उपलब्ध कराया जाता है अलग से स्पेशल कोटे के तहत, है ना। और जो भूमि है, उन भूमि को भी ऐसे समझिए कि उनको विशेष अधिकार मिले हैं उन भूमि से संबंधित। किस क्या करने के लिए, भूमियों को, भूमियों के संरक्षण के लिए, है ना, सुरक्षा के लिए। ऐसा नहीं कि उस भूमि पर कोई भी जाकर जमीन खरीद लेगा और जमीन खरीद कर क्या करेगा, वहां पे अपनी फैक्ट्री वगैरह डाल देगा, तो वहां के क्या होगा, आबो हवा, प्रदूषण, मौसम सब खराब हो जाएंगे वहां पे। तो इसलिए विशेष सुरक्षा थोड़ा प्रोवाइड कराया गया है। ठीक है। भारतीय संघ, ध्यान दीजिएगा, भारतीय संघ की कई इकाइयों को बहुत ही कम अधिकार है ना। ये वैसे छोटे इलाके, ध्यान दीजिएगा, ये वैसे छोटे इलाके हैं जो अपने आकार के चलते स्वतंत्र प्रांत नहीं बन सकते। इन्हें किसी मौजूदा प्रांत में विलीन करना भी संभव नहीं है। जैसे चंडीगढ़ मतलब ऐसे छोटे छोटे इलाके जिन्हें राज्य नहीं बनाया सकता, इतने छोटे हैं, है ना। लेकिन इनको किसी राज्य में मिलाया भी नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ कल्चर, यहाँ का ट्रेडिशन अलग है, यहाँ की कुछ संस्कृति अलग है। तो ऐसे में चंडीगढ़ या लक्षद्वीप अथवा देश की राजधानी दिल्ली जैसे इलाके इसी कोटि में आते हैं, और इन्हें अब क्या कहते हैं, केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। केंद्र शासित का मतलब क्या है, सीधी सी बात है, जो संघ सूची के अंतर्गत जो केंद्र था ना, वही केंद्र, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट वो शासन करती है, इसलिए केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है ऐसे क्षेत्रों के। ये क्षेत्र कौन कौन है, जैसे चंडीगढ़, लक्षद्वीप, है ना, दिल्ली, अंडमान निकोबार, है ना, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, ये सारे। अब देखिए आगे लिखता है, इन क्षेत्रों को राज्यों वाले अधिकार नहीं है, मतलब जो सामान्य राज्यों को अधिकार दिए गए हैं वो अधिकार इनको नहीं है। इन इलाकों का शासन चलाने का विशेष अधिकार किसके पास है, केंद्र सरकार के पास है। किसके पास है, केंद्र सरकार के पास है। ठीक है, क्लियर है। किसका अधिकार, तो केंद्र शासित प्रदेश को चलाने का अधिकार केंद्र के पास है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का अर्थात शक्तियों का यह बंटवारा हमारे संविधान की बुनियादी बात है। बुनियादी मतलब फाउंडेशन है, मेन बात है, मुख्य बात है। संविधान में सबसे पहले इन बातों को लिख दिया गया है। अधिकारों के इस बंटवारों में बदलाव करना आसान नहीं है। अकेले संसद इस व्यवस्था में बदलाव नहीं कर सकती। ध्यान रखिएगा, संसद अर्थात लोकसभा ऐसे किसी भी बदलाव को पहले संसद के दोनों सदनों में, ध्यान रखिएगा, कि अगर आपको इनके अधिकारों में बदलाव करनी है तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से समझते चलिएगा, ये हमेशा काम आएगा और हमेशा कंफ्यूज भी करेगा। क्या, तो ऐसे बदलाव नहीं कर सकती, लेकिन ऐसे बदलाव को संसद के दोनों सदनों में, दोनों सदन कौन, एक है आपका लोकसभा सदन, कौन होता है केंद्र स्थान पर, एक होता है लोकसभा, इसको बोलते हैं क्या, निम्न सदन। क्या बोलते हैं, निम्न सदन। क्या बोलते हैं, निम्न सदन। दूसरा क्या होता है, राज्यसभा। क्या होता है, बोलिए, राज्यसभा। क्या होता है, राज्यसभा। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं उच्च सदन। क्या बोलते हैं, उच्च सदन। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब ये जो निम्न सदन है और ये उच्च सदन है, तो देखिए सरकार के जितने भी कार्य होते हैं वो कहाँ होते हैं, लोकसभा में, निम्न सदन में। मुख्य रूप से कहाँ होते हैं, लोकसभा में, राज्यसभा में, है ना। प्रधानमंत्री कहाँ बैठते हैं, लोकसभा में, राज्य अथी। उसके बाद आपका उपराष्ट्रपति कहाँ बैठते हैं, राज्यसभा में। ध्यान रखिएगा, तो सारे काम कहाँ होते हैं, मुख्यतः लोकसभा में, क्योंकि प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल तो यही बैठता है। तो ध्यान रखिएगा, दोनों से पास कराना पड़ेगा। मतलब अगर कुछ बदलाव करने हैं आपको तो संसद के दोनों सदनों में पास करना पड़ेगा। लेकिन कैसे पास करना पड़ेगा, इसमें भी गेम है। मान लीजिए दो तिहाई कहा जा रहा है। कितना कहा जा रहा है, दो तिहाई मतलब कितना, 2/3 लिखा ना यहाँ पे, 2/3 बहुमत। क्या लिखा है, ध्यान दीजिए, 2/3 क्या लिखा है, बहुमत लिखा है। तो ये 2/3 बहुमत है, मतलब 2/3। अच्छा, 2/3 जो लिखा है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे फिर से समझ आया तो आपको क्लियर हो जाएगा। 2/3 जो लिखा है आपको, मतलब 2/3 जो लिखा है, 2/3 जो हो गया, तो 2/3 किसका, तो टोटल वोट का, टोटल वोट का, किसका, टोटल वोट का, टोटल जो वोट है वहां पे लोकसभा राज्यसभा में, उसका 2/3, है ना, क्लियर है। तो टोटल वोट का 2/3 जो है ना, लोग क्या करे, समर्थन दे, सपोर्ट करे, तभी वो नियम वहां पे से क्या होगा, पास होगा। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो लिखता है कि 2/3 बहुमत से मंजूर किया जाना होता है, फिर कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से मंजूर करवाना होता है। अब देखिए, विधानसभा राज्यों में क्या होती है, देखिए सेंटर में, ऐसे समझिए कि सेंटर में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार में होता है, आपने पढ़ा क्या, लोकसभा, क्या होता है, लोकसभा, LS लोकसभा लिख दिया हमने, है ना, और क्या होते हैं, राज्यसभा होते हैं। उसी तरह से अब जब राज्य स्तर पर आएंगे तो वहां क्या होते हैं, वहां जब मुख्यमंत्री बैठते हैं ना हर राज्य में, तो वहां होते हैं विधानसभा, क्या होता है, विधानसभा। विधानसभा में मुख्यमंत्री और उसका मंत्रिमंडल बैठता है ना। जैसे यूपी में योगी जी बैठते हैं कहाँ, विधानसभा में बैठते हैं, और केंद्र में मोदी जी कहाँ बैठते हैं, तो वो लोकसभा में बैठते हैं। बस इतना आसान है, समझते चलिए, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखता है, आगे लिखता है क्या, तो वहां आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए तो वो जो आप इसी समझ लीजिए छूट रहा है, जो विधानसभाएं हैं उन विधानसभाओं में कम से कम आधे राज्य, जितने राज्य है भारत में, उतने राज्य के, जितने राज्य हैं उन राज्यों के 2 से भाग दीजिए, जितनी संख्या आए आधे राज्यों से +1 कर दीजिए, है ना। आधे राज्यों की विधानसभाओं से भी मंजूर करवाना होता है, ध्यान रखिएगा, सॉरी यहाँ पे एक चीज है, +1 नहीं कीजिए, आधे राज्यों से ही मंजूर करवाना होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आधे राज्यों से पास होना चाहिए, आधे राज्यों के विधानसभाओं से पास होना चाहिए, तभी जाकर उसमें क्या आएगा, बदलाव लाया जा सकता है उन नियमों में, ठीक है। संवैधानिक प्रावधान, ध्यान दीजिएगा, संवैधानिक प्रावधान, संवैधानिक प्रावधान, एक सेकंड, और कानूनों के क्रियान्वयन, तो ये क्या है, जो संविधान के जो नियम है, जो प्रावधान दिए गए हैं, और कानून को जो कार्यान्वित करना है, क्रियान्वित करना है, कानून की इस क्रियान्वयन की देख रेख में जो न्यायपालिका है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब इसका रोल देखिए, जो न्यायपालिका हमारे पास है ये भी महत्वपूर्ण रोल निभाती है, ठीक है। इसके पास क्या है, पावरफुल टूल, औजार, हथियार क्या है, हमारा संविधान इसी के हाथ में है ना, संविधान की व्याख्या यही कर सकता है। तो जो न्यायपालिका है इसके शक्तियों के बंटवारे के संबंध में कोई विवाद होने की हालात में फैसला उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में ही होता है। किसके, ध्यान दीजिए, तो ये जो निर्णय है, अगर कोई समस्या अटक आ जाती है इन लोकसभा में, राज्यसभा में, या राज्यों के बीच में, केंद्र सरकार के बीच में, तो निर्णय कौन करेगा, निर्णय करने का अधिकार हो जाता है किसका, आपका निर्णय करने का अधिकार या तो उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय क्या होता है, देखिए हर राज्य में एक उच्च न्यायालय होता है, इसको हाई कोर्ट बोलते हैं, जैसे दिल्ली हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट, है ना, जैसे लखनऊ हाई कोर्ट। तो इस तरह हर राज्य में जो है ना, सॉरी इलाहाबाद में, शायद इलाहाबाद हाई कोर्ट है यूपी का। तो इस तरह से हर राज्य में एक उच्च न्यायालय होता है, और सबसे ऊपर जो दिल्ली में है ना, जो केंद्र सरकार का न्यायालय है, समझिए सेंट्रल लेवल का है, उसे बोलते हैं सर्वोच्च न्यायालय, सभी उच्च न्यायालय के ऊपर होता है। तो यही दोनों निर्णय करते हैं, कोई विवाद होगा तो इस विवाद को निपटाने के लिए यही लोग क्या करते हैं, फैसला करते हैं, ठीक है। आगे लिखता है, देखिए सरकार चलाने और अपनी जिम्मेवारियों का निर्वाह करने के लिए, जिम्मेदारियों को निभाने के लिए, निर्वाह करना अर्थात निभाना, निभाने के लिए जरूरी राजस्व, जो पैसा चाहिए, अब कोई जिम्मेवारी निभाना है तो फ्री में तो निभेगा नहीं, पैसा चाहिए ना जी, तो राजस्व अर्थात टैक्स की उगाही, मतलब टैक्स लेने के संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों को कर लगाने और संसाधन जमा करने का अधिकार है। मतलब ये हुआ बच्चे कि जो हमारा केंद्र सरकार है और जो राज्य सरकार है, ये दोनों टैक्स लेते हैं, है ना, और टैक्स लेते हैं अपने अपने क्षेत्र में, जिनको जो इनको अलॉट है कि जिन क्षेत्रों में टैक्स ले सकते हैं, और संसाधन, संसाधन जो होता है उसको भी जमा करने का इनको अधिकार होता है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर ये क्या कर सके, उपयोग कर सके। इस प्रकार आगे चैप्टर है, अभी आपका चैप्टर संघीय व्यवस्था कैसे चलती है, संघीय व्यवस्था कैसे चलती है, संघीय व्यवस्था कैसे चलती है। देखिए अगला टॉपिक है आपका कि संघीय व्यवस्था कैसे चलती है। देखिए संघीय व्यवस्था के, आप एक सेकंड देखिए, रुकिएगा, हाँ, संघीय व्यवस्था के कारगर कामकाज के लिए, मतलब अच्छे से काम कर सके संघीय व्यवस्था, इसके लिए संवैधानिक प्रावधान जरूरी है, मतलब संविधानों में नियम बनाने जरूरी है, पर इतना ही पर्याप्त नहीं है, बस इससे काम नहीं चलने वाला है। अगर भारत में संघीय शासन व्यवस्था कारगर हुई है तो इसका कारण सिर्फ संवैधानिक प्रावधानों भर का होना नहीं है, मतलब सिर्फ संवैधानिक नियमों के कारण ऐसा नहीं हो पाया है। भारत में संघीय व्यवस्था की सफलता का मुख्य श्रेय यहाँ की लोकतांत्रिक राजनीति के चरित्र को देना होगा। मतलब यहाँ जो जिस तरह से लोकतंत्र की स्थापना हुई है, जिस तरह से लोकतंत्र के आधार पर जो राजनीति यहाँ होती है, वो भी है महत्वपूर्ण कारण है कि यहाँ संघीय व्यवस्था सफल हो पाई है। इसी से संघवाद की
ध्यान दीजिएगा, संघवाद की भावना, विविधता का आदर, है ना, विविधता का आदर और संग साथ रहने की इच्छा का हमारे देश के साझा आदर्श के रूप में स्थापित होना सुनिश्चित हुआ है। क्लियर है कि संग साथ रहने की इच्छा का हमारे देश के साझा आदर्श के रूप में स्थापित होना क्या हुआ है, सुनिश्चित हुआ है। आइए कुछ प्रमुख बातों पर गौर करें जिनसे पता चलता है कि यह काम किस तरह हो पाया है। ठीक है, तो पहला है भाषाई राज्य, उससे पहले ऊपर देख ले मैप है। देखिए मैप है, इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे दिया है पाकिस्तान, जिसमें पाकिस्तान में क्या आ रहा है, संपूर्ण सिंध, बलूचिस्तान, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, पंजाब, बंगाल के बृहत्तर भाग और बहावलपुर स्टेट। इस तरह से जो लाइनिंग करके बताया गया है उस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये वाला क्षेत्र पूरा बता रहा है आपको, है ना। और दूसरा क्या है, भारतीय देशी राज्य। तो भाई सब क्या है, भारतीय देशी राज्य है ये सब क्या है, भारतीय देशी राज्य है। ठीक है, ये एक मैप दिया हुआ है आपका। ठीक है, 1947 का ये भारत है। सोचिए कितना बड़ा देश था अपना। ठीक है, और आज क्या हुआ है, ये खंड काट दिया गया, ये खंड काट दिया गया हमारे बीच से। ठीक है, और हम छोटे पड़ गए। चलिए आगे देखते हैं, भाषाई राज्य देखते हैं। भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन हमारे देश की, भाषा के आधार पर जो प्रांत हैं अर्थात जो राज्य हैं उनका गठन हमारे देश की लोकतांत्रिक राजनीति के लिए पहली और एक कठिन परीक्षा थी। कैसे, और ये परीक्षा कैसे हो गया भाई, तो कहता है भारत ने सन 1947 में लोकतंत्र की राह पर अपना जीवन यात्रा शुरू किया था। संविधान बनाना शुरू किया आजाद होते ही। उस वक्त से लेकर सन 2019 तक अगर आप राजनीतिक मानचित्र देखें तो इस अवधि में आए बदलावों को देखकर एक बार आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। अनेक पुराने प्रांत गायब हो गए हैं, बिल्कुल भारत में है ही नहीं, और कई नए प्रांत बनाए गए हैं। कई प्रांतों की सीमाएं, क्षेत्र और नाम भी बदल गए हैं। समय बदला तो सब चीज बदलता चला गया है ना। कई राज्य के नाम बदल गए हैं, कई राज्य के आप दो टुकड़े हो गए हैं, है ना। नए राज्यों को बनाने के लिए 1950 के दशक में, मतलब 1950 के साल में क्या हुआ था, भारत के कई पुराने राज्यों की सीमाएं बदली गई। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि एक भाषा बोलने वाले लोग एक राज्य में आ जाएं। इसके बाद कुछ अन्य राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं बल्कि उनकी संस्कृति, उनके भौगोलिक स्थिति अथवा जन जो जातीयता थी, है ना, एथनिसिटी, उनकी पहचान जिसको बोलते हैं, उनकी विभिन्नता को रेखांकित करने और उन्हें आदर देने के लिए भी किया गया। मतलब दो आधार पर किया गया, एक संस्कृति के आधार पर, भौगोलिक स्थिति के आधार पर, जातीयता के आधार पर, और दूसरा भाषा के आधार पर। इनमें नागालैंड था, उत्तराखंड था और झारखंड जैसे राज्य शामिल है। जब एक भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की बात उठी तो कई राष्ट्रीय नेता, जो उस समय के बड़े नेता थे, उनको डर था कि इससे देश फिर टूट जाएगा कहीं, है ना, भाषा के आधार पर कहीं बट न जाए देश। केंद्र सरकार ने इसी के चलते राज्यों का पुनर्गठन कुछ समय के लिए टाल दिया था। कुछ समय के लिए क्या किया, राज्यों का पुनर्गठन टाल दिया। मतलब देखिए नेताओं को यह डर था कि अभी अभी देश क्या हुआ है, बट कर आजाद हुआ है, धर्म के आधार पर देश को बांट दिया गया है। अब फिर से कहीं भाषा के आधार पर न देश बट जाए, ये डर था। पर हमारा अनुभव बताता है कि भाषावार राज्य बनाने से देश ज्यादा एकीकृत, ज्यादा मजबूत हुआ है ना। इससे प्रशासन भी पहले की अपेक्षा कहीं ज्यादा सुविधाजनक हो गई है, क्योंकि छोटे क्षेत्र में शासन चलाना आसान होता है अपेक्षाकृत बड़े क्षेत्र में, है ना। तो अब देखिए ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा दिया हुआ है, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो आपको पता ही है ना, पाकिस्तान से लगता है, उसके बाद छोटा अफगानिस्तान से यहाँ लग जाएगा, फिर आपका क्या चाइना आ जाएगा, फिर नेपाल हो गया आपका, नेपाल से भी लगता है, फिर भूटान हो गया, है ना, यहाँ भी उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे चाइना से, फिर म्यांमार से, फिर बांग्लादेश से, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हो गई। इसके अलावा क्या है, राजधानी। तो राजधानी आप जरूर याद कीजिएगा। हालांकि मैं अपने हर बच्चों को कहता हूँ, पहले 9th क्लास में ही उनको बताता हूँ कि उनको राज्य और राजधानी अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा। भाषा नीति क्या है, देखिए भारत के संघीय ढांचे की, देखिए भारत के जो संघीय ढांचा है भारत में, इसकी दूसरी परीक्षा भाषा नीति को लेकर हुई। हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है, याद रखिएगा, राष्ट्रभाषा का दर्जा किसी भाषा को नहीं दिया गया है। हिंदी को राजभाषा माना गया है, मतलब राज्य चाहे तो अपनी भाषा बना सकते हैं, तो राजभाषा माना गया है। पर हिंदी सिर्फ 40% लगभग भारतीयों की मातृभाषा है, इसलिए अन्य भाषाओं के संरक्षण के अनेक दूसरे उपाय किए गए, मतलब अन्य भाषाओं को भी प्राथमिकता दी गई, है ना। संविधान में हिंदी के अलावा अन्य 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। तो टोटल कितना भाषा हो गया, 22। केंद्र सरकार के किसी पद का उम्मीदवार इनमें से किसी भाषा में परीक्षा
दे सकता है। ध्यान रखिएगा, केंद्र सरकार की नौकरी आप अगर आप दे रहे हैं, है ना, केंद्र सरकार की नौकरी करने के लिए, तो ऐसे में आप इन 22 भाषाओं में से किसी भाषा में नौकरी देकर आप परीक्षा देकर के नौकरी ले सकते हैं, सॉरी, बशर्ते उम्मीदवार इसको विकल्प के रूप में चुने। उसको चुनना पड़ेगा कि भैया मैं जो है ना वो आसामी लैंग्वेज क्या बोलते हैं उसको, बंगाली में दूंगा या फिर जिसमें दूंगा। राज्यों की भी अपनी राजभाषाएं होती हैं, राज्यों का अपना अधिकांश काम अपनी उसकी अपनी राजभाषा में ही होता है। श्रीलंका के ठीक उलट हमारे देश के नेताओं ने हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के मामले में बहुत सावधानी भरा व्यवहार किया। सावधानी भरा मतलब थोपा नहीं किसी पर, कहा कि हिंदी अच्छी भाषा है, आपको मानना चाहिए, नहीं माने तो कोई बात नहीं है। संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर अंग्रेजी का प्रयोग 1965 में बंद हो जाना चाहिए था, पर अनेक गैर हिंदी भाषी प्रदेशों ने मांग की, है ना, जो कि जहाँ पे हिंदी नहीं चलती थी वहाँ के प्रदेशों ने मांग की कि अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा जाए। तो यहाँ पे ये भी किया जा सकता था क्या कि हिंदी को जो है इंग्लिश की तरह यूज किया जाता, कि वहाँ पे उस राज्य में कहा जाता कि वहाँ की स्थानीय भाषा चलेगी और स्थानीय भाषा का ट्रांसलेशन इंग्लिश के बजाय हिंदी में कर दिया जाए, तो हिंदी और वहाँ की स्थानीय भाषा ये दोनों साथ साथ चलती। और पता नहीं नेता लोगों को क्या माइंड में था। चलिए आगे पढ़ते हैं। तमिलनाडु में तो इस मांग ने उग्र रूप ले लिया था। उग्र रूप लेना मतलब कि भैया हम अपनी भाषा में ही आगे कामकाज चलाएंगे। केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को राजकीय कामों में प्रयोग की अनुमति देकर इस विवाद को सुलझाया, है ना, कि अंग्रेजी को अनुमति दे दिया। अनेक लोगों का मानना था कि इस संविधान से अंग्रेजी भाषी लोगों को लाभ पहुंचेगा। राजभाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने की भारत सरकार की नीति बनी हुई है। मतलब हिंदी को जो है राजभाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा दिया जाता है भारत सरकार द्वारा। पर बढ़ावा देने का मतलब यह नहीं कि केंद्र सरकार उन राज्यों पर हिंदी को थोपेगी या थोप सकती है जहां लोग कोई और भाषा बोलते हैं। याद रखिएगा, थोपना नहीं है। भारतीय राजनेताओं ने इस मामले में जो लचीला रुख अपनाया है, लचीला रुख मतलब थोपना नहीं, नॉर्मली आपको पसंद है तो मानिए, नहीं तो कोई बात नहीं है, उसी से हम श्रीलंका जैसी स्थिति में पहुंचने से क्या हो गए, बच गए। ठीक है, आगे लिखता है क्या, देखिए आपको एक है ना आसान, आपको शुरू में ही अगर हम एक आसान आपको बेस फाउंडेशन बना देते हैं तो उससे क्या होता है कि आगे चैप्टर फिर आप तेजी से निकाल सकते हैं, उन चीज़ों को समझना आसान होता है। अब केंद्र और राज्य क्या होता है आपको पता ही है, उसके संबंध के बारे में देखते हैं। केंद्र राज्य संबंधों में लगातार आए बदलावों का यह उदाहरण बताता है। संबंध हमेशा एक जैसे कभी नहीं रहते हैं, है ना, बदलाव आते रहते हैं। तो केंद्र और राज्यों के भी तो संबंध है आपस में, इनके संबंधों में लगातार आए बदलाव का यह उदाहरण बताता है कि व्यवहार में संघवाद किस तरह मजबूत हुआ है ना, संघवाद पर किस तरह भरोसा जगा है। सत्ता की साझेदारी की संवैधानिक व्यवस्था जो है वास्तविकता में कैसा रूप लेगी, यह ज्यादातर इस बात पर निर्भर करता है कि शासक दल अर्थात जो शासन करने वाले हैं और नेता किस तरह की कानून व्यवस्था का अनुसरण करते हैं, पालन करते हैं, है ना। तो जैसा कानून रहेगा, जैसा क्या रहेगा, जैसा कानून रहेगा, जैसे शासक दल होंगे उनकी जो मंशा होगी और जिस तरह की व्यवस्था उनके पास है ना, तो इन सभी चीजों पर निर्भर करता है। क्या निर्भर करता है, केंद्र और राज्य का संबंध, कि सत्ता शक्तियों का किस प्रकार बंटवारा हुआ है, संविधान में कैसी व्यवस्था है ना। ज्यादातर इसी सब बातों पर क्या होता है, निर्भर करता है क्या, केंद्र और राज्य संबंध, और नेता लोग कैसे अनुसरण करते हैं, उन नियमों का पालन करते हैं अथवा नहीं करते हैं। काफी समय तक, कहता है काफी समय तक हमारे यहाँ एक ही पार्टी का केंद्र और अधिकांश राज्यों में शासन रहा। कौन सी पार्टी, कांग्रेस का। इसका व्यवहारिक मतलब यह हुआ कि राज्य सरकारों ने स्वायत्त संघीय इकाई के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया, है ना। मतलब जैसे समझिए कि जो सरकार केंद्र में होगी वही सरकार अगर राज्य में होगी, तो ऐसे में जो केंद्र सरकार निर्णय करेगी राज्य सरकार को भी वही पसंद होगा, क्योंकि दोनों जगह तो एक ही पार्टी की सरकार है, और एक ही पार्टी की सरकार है मतलब सोच भी कैसी है, एक ही जैसी है। तो ज्यादातर समय किसकी सरकार रही, कांग्रेस की। कहाँ पे, केंद्र में, और कई राज्यों में कई प्रांतों में भी कांग्रेस की सरकार थी। तो वहां पे कोई मुश्किलें आई ही नहीं, जो डिसीजन केंद्र सरकार लेती थी वही राज्य सरकार ले लेती थी, क्योंकि दोनों एक ही सरकार है, दोनों एक ही पार्टी है, एक ही सोच है। अब जब देखिए, अब जब केंद्र और राज्य में अलग अलग दलों की सरकार रही, जब अलग सरकार बनी, केंद्र में अलग पार्टी की सरकार, राज्य में अलग पार्टी की सरकार, तो दोनों जगह दो विचारधारा की सरकार। तो केंद्र सरकार ने राज्यों के अधिकारों की अनदेखी करने की कोशिश की। समझ रहे हैं, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही तो उस समय में क्या होता था, जब दूसरे सरकार बनी राज्यों में, दूसरे पार्टी की सरकार बनी, तो जो केंद्र सरकार थी उसने क्या की, उसने अनदेखी करनी शुरू की, है ना, कि भाई हमारी पार्टी की सरकार तो है नहीं, हम क्या ध्यान दें राज्यों पर।
तो उन दिनों में क्या हुआ, केंद्र सरकार अक्सर संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग की, मतलब संविधान के नियमों का उल्लंघन की, है ना, संविधान के नियमों को तोड़ी। ऐसे में दुरुपयोग करके जो विपक्षी दल, विपक्षी पार्टी की जो सरकार थी, उनकी राज्य सरकारों को भंग कर देती थी, मतलब वहां की राज्य सरकार ही तोड़ देती थी, वहां पर सरकार ही नहीं चलेगा। अब सोचिए क्या विरोधाभास था कि केंद्र में जो सरकार है, उसी पार्टी की सरकार राज्य में नहीं है, तो ऐसे में उस राज्य की सरकार को ही तोड़ देती थी संवैधानिक नियमों का दुरुपयोग करके। यह संघवाद की भावना के क्या था, प्रतिकूल काम था। प्रतिकूल मतलब उल्टा, संविधान संघवाद में जो होना चाहिए ये तो बिल्कुल उसका उल्टा था, प्रतिकूल काम था। 1990 के बाद यह स्थिति काफी क्या हो गई, बदल गई। 1990 के बाद क्या हुई, स्थिति काफी बदल गई। इस अवधि में देश के अनेक राज्यों में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। किसका उदय हुआ, क्षेत्रीय दल का उदय हुआ। मतलब हर देश, छोटे छोटे क्षेत्र में नई नई पार्टियां उभर के सामने आई। यही दौर केंद्र में गठबंधन सरकार की शुरुआत का भी था। मतलब गठबंधन सरकार क्या होता है, ऐसे समझिए कि जैसे आप ऐसे समझिए कि दो तीन पार्टियां मिल करके, एक पार्टी अगर बहुत सारी सीट नहीं जीत पाई है और सरकार नहीं बना पा रही है, तो क्या होगा, दो तीन पार्टी आपस में मिल जाएगी, उन्होंने कुछ कुछ सीटें जीता होगा, उन सीटों को जब मिला देंगी तो उनको बहुमत मिल जाता था और वो क्या बना लेती थी, सरकार बना लेती थी। जैसे वर्तमान में आपको भारतीय जनता पार्टी एवं जदयू जो है, जदयू कह रहे हैं आपको, कौन है, नीतीश कुमार की पार्टी जो है, उस पार्टी का नाम क्या है, जदयू ही, शायद जदयू ही है ना। तो ये पार्टियां और एक दो पार्टी और मिलकर क्या बना रखी है, देश में सरकार बना रखी है। तो ये गठबंधन की सरकार की शुरुआत कब होती है, 1990 के समय से होती है। चूंकि किसी एक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, कोई एक दल, कोई एक पार्टी, दल मतलब क्या, पार्टी, उसको लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, वो साफ साफ सरकार नहीं बना पा रही, इतना सीट नहीं मिला है, इसलिए प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियों को क्षेत्रीय दलों समेत अनेक पार्टियों का गठबंधन बनाकर सरकार बनानी पड़ी। मतलब उनका सहायता लेना पड़ा क्षेत्रीय पार्टियों का। जो राष्ट्रीय पार्टियां थी उनको क्षेत्रीय पार्टियों के समर्थन लेना पड़ा और ऐसे में गठबंधन बनाना पड़ा। गठबंधन मतलब गठजोड़ बनाना पड़ा। इससे सत्ता में साझेदारी और राज्य सरकारों की स्वायत्ता का आदर करने की नई संस्कृति पनपी, है ना। नए प्रकार की संस्कृति का जन्म हुआ जिसमें राज्य सरकारों की भी स्वायत्ता की बात होने लगी कि राज्य सरकार भाई सरकार बनाने में क्या किया है, केंद्र में सहयोग किया है, ऐसे में उसकी भी बात सुनी जानी चाहिए। इस प्रवृत्ति को सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले से भी बल मिला। सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया, जो फैसला दिया उस फैसले में था कि इस फैसले के कारण राज्य सरकार को मनमाने ढंग से भंग करना, अर्थात राज्य सरकार को मनमाने ढंग से, अपने मनमाने ढंग से जो केंद्र सरकार पहले भंग कर देती थी संवैधानिक नियमों का उल्लंघन करते हुए, ऐसा वो केंद्र सरकार अब नहीं करेगी और उस केंद्र सरकार के लिए क्या हो गया, राज्य सरकारों को मनमाने ढंग से भंग करना मुश्किल हो गया। क्लियर है। इस प्रकार आज जो संघीय व्यवस्था के तहत, जो संघीय व्यवस्था है उसके तहत सत्ता की जो साझेदारी की गई है, सत्ता की जो बंटवारा किया गया है, वो संविधान लागू होने के तत्काल बाद वाले दौर की तुलना में ज्यादा प्रभावी है, मतलब ज्यादा अच्छा है ना, ज्यादा खुलापन है उसमें। आगे देखिए ये तस्वीर क्या है, देखिए ये कौन है, राज्यों की शक्तियां इसमें से निकाल निकाल के दिया जा रहा है, ठीक है, रसोईया है। ये कौन है, इंदिरा गांधी, केंद्रीय, है ना, इंदिरा गांधी जी हैं, ये कांग्रेस की लीडर। और ये केरला, देखिए केरला, है ना, मद्रास, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, यूपी, इस तरह से ये क्या ले रहे हैं, मांग रहे हैं कि थोड़ी शक्ति दे दो हमें, थोड़ी शक्ति दे दो, है ना। और ये शक्तियां क्या कर रहा है, इनको दिया जा रहा है भीख में, इस तरह से। तो ये एक तरह से कार्टून है, बनाया गया है, बनाया गया है जब जब केंद्र सरकार जो है, जब कांग्रेस की सरकार होती थी, जब वो राज्यों को भंग कर देती थी नियमों का उल्लंघन करके, संवैधानिक नियमों का, उस समय का कार्टून है, ठीक है। गठबंधन सरकार देखिए, गठबंधन सरकार दिखाया गया है किस प्रकार की। ये सरकार जो बैठी हुई है, जैसे ये आपके अटल बिहारी वाजपेयी बैठे हुए हैं, है ना, तो ये सरकार बनी हुई है। अब ये बैठे हुए हैं और नीचे क्या लगा हुआ है, देखिए ये बम लगे हुए हैं, बहुत सारे बैठे हुए हैं। जैसे ये साइकिल जो है, ये एक पार्टी का चिन्ह है, दूसरा ये पत्ता पार्टी का चिन्ह है, ये सब पार्टी का चिन्ह है। और ये सब पार्टियां सपोर्ट की हैं। और यहाँ पे देखिए चिंगारी ये लगा हुआ है कि जरा भी अगर जो है ये ज्यादा अपना मतलब सोच बदलेंगे तो ये पार्टी, जैसे ही ये बम फटेगा सरकार क्या हो जाएगी, गिर जाएगी, इनकी कुर्सी क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। तो ये है यहाँ अंकित दोनों कार्टून में केंद्र और राज्यों के बीच संबंध दिखाया गया है, वो चीज दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो गठबंधन की सरकार कब, 1990 के समय से चलने से प्रारंभ हुई। अटल बिहारी वाजपेयी इसी समय आए थे, ठीक है। भारत में भाषाई विविधता देखते हैं, देखिए भारत में कितनी भाषाएं हैं, भारत में कितनी भाषाएं हैं, इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि आप भाषाओं की गिनती किस तरह से करते हैं। इस बारे में अधिकृत नवीनतम सूचना, अधिकृत मतलब जो कानून में है,
वो नवीनतम सूचना 2011 की जनगणना की आंकड़ों से हासिल होती है। इस जनगणना में लोगों ने 1300 से ज्यादा अलग अलग भाषाओं को अपनी मातृभाषा के रूप में दर्ज कराया था। कितने लोगों ने? 1300 से ज्यादा अलग अलग भाषाओं को। सोचिए, इन भाषाओं को कुछ प्रमुख भाषाओं के साथ समूहबद्ध कर दिया जाता है, मतलब मिला दिया जाता है। जैसे भोजपुरी, मगही, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी और ऐसी ही दूसरी भाषाओं को हिंदी के अंदर जोड़ लिया गया, है ना। ऐसी समूहबद्धता के बाद भी जनगणना में 121 प्रमुख भाषाएं पाई गई। इनमें से 22 भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रश्न पूछा जाता है भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया है। वो कितनी कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं, 8वीं अनुसूची में रखा गया है। और इसी कारण इन्हें अनुसूचित भाषाएं कहा जाता है। ठीक है, बाकी को गैर अनुसूचित भाषा कहते हैं। भाषा के हिसाब से भारत दुनिया का संभवतः सबसे ज्यादा विविधता वाला क्या है? देश है। साथ ही लगी सूची को देखने पर स्पष्ट हो जाएगा। कौन सी सूची? तो देखिए यहाँ एक सूची दी गई है, ये जो सूची है बगल में, अभी देखेंगे। स्पष्ट हो जाएगा कि कोई एक भाषा बहुसंख्यक भारतीयों की मातृभाषा नहीं है। सबसे बड़ी बात, हिंदी भी सिर्फ 44% लोगों की ही मातृभाषा है। अगर दूसरी या तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी जानने वालों की संख्या भी जोड़ ली जाए तो भी 2011 में यह संख्या 50% से कम ही है। जहां तक अंग्रेजी की बात हो तो सिर्फ 0.02% लोगों ने इसे अपनी मातृभाषा बताया था। दूसरी या तीसरी भाषा के तौर पर 11% लोग इसे जानते थे। पर अंग्रेजी का इस तरह प्रमोट हो रहा है देश में, क्या हो जाएगा आने वाले समय में? यही मातृभाषा बन जाएगी। इस सूची को गौर से देखें तो लोग इसे याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इन कामों को देख कीजिए। क्या काम? इस सूचना के आधार पर एक चार्ट बनाइए। तो आपका काम है, ये देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है कि जो भारत की जो अनुसूचित भाषाएं हैं, यहाँ 22 भाषाएं दी गई हैं। ठीक है, और किसकी कितना परसेंटेज है? इसमें हिंदी का देख लीजिए, 43.63, लगभग 44% दिखा रहा है ना, सबसे ज्यादा। और सबसे कम जो मातृभाषा में रूप में कौन था? वो था आपका इंग्लिश था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मणिपुरी भी हो सकता है, 0.15 दे रहा है। यहाँ पे एक और है, बोडो भी दे रहा है, 0.12 देख लीजिएगा। ठीक है, आई चैप्टर में चलते हैं। प्रसिद्ध ये तो है प्रसिद्ध इतिहासकार, इतिहासकार मतलब इतिहास लिखने वाले, प्रसिद्ध इतिहासकार रामचंद्र गुहा के आलेख में उन्होंने लिखा कि उद्धृत निम्नलिखित उदाहरणों को पढ़ें। ये उनके आलेख से लिए गए हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया में 1 नवंबर 2006 को छपा था। ये क्या लिखा हुआ है देखिए। राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1956 में, याद रखिएगा। इसकी स्थापना हुई। आयोग क्या होता है? एक कमीशन होता है, कुछ जो है अधिकारियों का एक समूह होता है, ग्रुप बना दिया जाता है और उनको बोला जाता है कि भैया आप पता लगाइए, और पता लगा के ठीक ठीक रिपोर्ट दीजिए हमको। तो इन्हीं को कहा जाता है आयोग, कहा जाता है, कमीशन कहा जाता है ना। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को आज से ठीक 50 साल पहले 1 नवंबर 1956 को लागू किया गया था। तो आप कहेंगे आज से 50 साल पहले सर कैसे? अरे 2006 में छपा था ना ये, तो 2006 से ठीक 50 साल पहले 1956 होता है। ये उस समय की घटना है, उस समय लिखा गया है। अपने दौर में और अपने तरीके से इतने राष्ट्र के राजनीतिक और संस्थागत जीवन को एकदम बदल दिया था, एकदम बदल गया, क्योंकि रिपोर्ट आया। तो रिपोर्ट में क्या था कि गांधी जी और अन्य नेताओं ने अपने अनुयायियों से वादा किया था कि जब मुल्क अर्थात देश आजाद होगा तो इस नए देश में नए प्रांत बनेंगे और भाषा के आधार पर प्रांतों का पुनर्गठन किया जाएगा। पर जब 1947 में मुल्क अर्थात देश आजाद हुआ तो इसका बंटवारा भी हो गया। ठीक है, विभाजन किस आधार पर हुआ था? तो विभाजन धार्मिक आस्था से पुरातन जुड़ाव का परिणाम था। मतलब विभाजन धार्मिक आधार पर हुआ था। पुरातनी आस्था की एक ऐसी ही चीज भाषा, पुरानी जो आपकी विश्वास होते हैं उसमें आपकी भाषा भी तो पुरानी होती है जो आपके साथ जुड़ी होती है। इसके आधार पर अब कितने विभाजन होंगे? नेहरू, पटेल और राजा जी के मन में यह सवाल कौन रहा था, मतलब वो परेशान थे। ठीक है, ये इतिहासकार लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। बहरहाल भारत की एकता को कमजोर करने की जगह भाषा के आधार पर गठित राज्यों ने इसकी एकता को मजबूत करने में क्या की है? मदद की है। एक व्यक्ति कन्नड़ और भारतीय या बंगाली और भारतीय अथवा तमिल और भारतीय या गुजराती और भारतीय जैसी दो दो पहचानों के साथ आसानी से जीता है ना। ये विवाद सुखद तो नहीं लेकिन उतने बुरे भी नहीं जितने कहे जा सकते हैं, है ना। भाषावर राज्यों के गठन ने भारत को एक भयावह स्थिति से बचा लिया। अगर तेलुगु, मराठी वगैरह बोलने वालों की भावनाओं का ख्याल न रखा गया होता तो यहाँ की स्थिति कुछ इस प्रकार होती। एक भाषा 14-15 राष्ट्र, मतलब हर एक भाषा से एक राष्ट्र बनता तो 14-15 देश बन जाते। ठीक है, तो भारत में विकेंद्रीकरण, सर लास्ट टॉपिक है आपका, देख लेते हैं इसको।
ठीक है। भारत का विकेंद्रीकरण, भारत में विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन। विकेंद्रीकरण क्या होता है देखिए, हमने अभी पढ़ा था कि जो संघीय सरकारें दो या अधिक स्तरों वाली होती हैं। हमने अपने देश में दो स्तरों वाली सरकार की भी चर्चा की है, पर भारत जैसे विशाल देश में सिर्फ दो स्तर की शासन व्यवस्था से ही बढ़िया शासन नहीं चल सकता। ध्यान रखिएगा, भारत में प्रांत यूरोप के स्वतंत्र देशों से भी बड़े हैं। मतलब यूरोप कंटिनेंट महादेश में जो देश होते हैं उन देशों से भी बड़े भारत में तो राज्य है ना। जैसे आपने पढ़ा था ना, हरियाणा जो बेल्जियम के बराबर है, लेकिन यहाँ बेल्जियम की जो जनसंख्या थी वो 1 करोड़ के आसपास थी, वही हरियाणा की 2 करोड़ है। तो भैया वहां के देश से बड़े तो हमारे यहाँ राज्य है। जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश रूस से बड़ा है, महाराष्ट्र लगभग जर्मनी के बराबर है। अब रूस देखिए क्षेत्रों में कितना बड़ा है, लेकिन जब महाराष्ट्र से आप कंपेरिजन, उत्तर प्रदेश से कंपेरिजन करेंगे तो ये रूस से भी बड़ा है। और महाराष्ट्र किसके बराबर है? जर्मनी के बराबर है। समझिए, भारत के अनेक राज्य खुद भी अंदरूनी तौर पर विविधताओं से भरे हैं। मतलब एक राज्य जो भाषा आधार पर बने हैं, उसके बावजूद वो राज्य विविधताओं से भरे पूरे हैं। इस प्रकार इन राज्यों में भी सत्ता को बांटने की जरूरत है। भारत में संघीय सत्ता की साझेदारी, अर्थात भारत एक राज्यों का संघ है और इस संघ में सत्ता को बांटने के लिए 3 स्तरों पर करने की जरूरत है, जिसमें तीसरा स्तर स्थानीय सरकार का होगा, है ना। और यह प्रांतीय स्तर की सरकार के नीचे होगी। मतलब प्रांतीय स्तर अर्थात राज्य सरकार के नीचे वाली सरकार होगी, जिसे स्थानीय सरकार कहा जाएगा। ये हुआ, ठीक है। भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण अर्थात सत्ता को बांटने के पीछे यही तर्क दिया गया, शक्तियों को बांटने के पीछे यही तर्क दिया गया। इसके फलस्वरूप 3 स्तरों की सरकार का संघीय ढांचा सामने आया, जिसमें तीसरे स्तर को स्थानीय शासन कहा जाता है। क्लियर है? चलिए, जब केंद्र और राज्य से, ध्यान दीजिएगा, जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर, शक्ति तो लेकर किसी से किसी को दिया जाता है, स्थानीय सरकारों को दी जाती है, तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। समझ में आया? सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या है? कि सत्ता को बांट देना ही सत्ता का विकेंद्रीकरण है। सत्ता को निचले स्तर तक बांट देना ही क्या है? सत्ता का विकेंद्रीकरण है। विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच यह है, क्या सोच? कि अनेक मुद्दों और समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर ही बढ़िया ढंग से हो सकता है। कि भैया और बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जो मुद्दे हो सकता है, जैसे आप समझिए कि बिहार के एक छोटे से गांव में अगर कोई झगड़ा हो जाए या झगड़े हो जाए, तो उस मुद्दा को पटना हाई कोर्ट तक ले जाने में कितना समय लगता है ना। जबकि हो सकता है वो झगड़ा छोटा हो और वहीं बातचीत से सुलझा लिया जाए, है ना। तो इस आधार पर सोचा गया कि क्यों ना एक तीसरे स्तर की स्थानीय सरकार हो, जैसे पंचायत होते हैं, ग्राम पंचायत वगैरह, जहां मुखिया वगैरह सरपंच वगैरह होते हैं, जो आपस में निर्णय करके छोटे छोटे समस्याओं को ऐसे ही सुलझा ले। तो समझिए न्यायालय का, पटना हाई कोर्ट का कितना समय बच जाएगा, कितना टाइम बच जाएगा, लोगों के पैसे बच जाएंगे। लोगों को अपने इलाके की समस्याओं की बेहतर समझ होती है। ये बात तो क्लियर है ना, कि जो लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र की समस्याओं की बेहतर समझ उन्हीं लोगों को होती है। लोगों को इस बात की भी अच्छी जानकारी होती है कि पैसा कहाँ खर्च किया जाए और चीजों का अधिक कुशलता से उपयोग किस तरह किया जा सकता है। मतलब जो स्थानीय स्तर की सरकार है, अगर उनको अपने क्षेत्र में विकास करना है तो उनको पता है कि जो पुराना जो रास्ता है उस रास्ते को हम कितना चौड़ा कर सकते हैं, कहाँ पे किसकी जमीनें पड़ती हैं, है ना, किस क्षेत्र में किन चीजों की कमी है। यह स्थानीय स्तर पर स्थानीय लोगों को ज्यादा पता होता है ना। हम अब रास्ते में कहीं जाते भी हैं तो वहां के लोकल लोगों से, स्थानीय लोगों से जानकारी प्राप्त करते हैं कि नहीं, कि भैया वहां जाना है, कैसे रास्ता सही रहेगा। तो इसके अलावा स्थानीय स्तर पर लोगों को फैसले में सीधा भागीदार बनाना भी संभव हो जाता है। कि आप जो निर्णय लेते हैं, जहां जिस क्षेत्र में निर्णय लिया जा रहा है, जिस क्षेत्र के भलाई के लिए निर्णय लिया जा रहा है, अगर उसी क्षेत्र के लोग निर्णय ले तो निर्णय लेना कितना आसान हो जाएगा, क्योंकि उनको पता है उनकी समस्या क्या है, तुरंत सुलझा लेंगे वो। तो उनको एक तरह से उन्होंने फैसले भी ले लिए, समस्या भी सुलझ गया, और सरकार के फैसले में उस वहां के जो लोकल लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनका भी निर्णय शामिल हो गया। इससे लोकतांत्रिक भागीदारी की आदत पड़ती है ना। लोकतंत्र में तो यही है कि लोग क्या करें, भागीदारी निभाएं। स्थानीय सरकारों की स्थापना स्वशासन के लोकतांत्रिक सिद्धांत को वास्तविक बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। अब देखिए, ये थोड़ा स्टेटमेंट हार्ड हो जाएगा आपके लिए। देखिए, जो स्थानीय सरकार होती है, ये तो पता है कहाँ होती है, सबसे निचले स्तर पर। इसकी जो स्थापना है यह स्वशासन पर निर्भर करती है। स्वशासन मतलब खुद के शासन पर, है ना। वहां के लोग खुद पर खुद से ही शासन करते हैं। वहां के अपने ही लोगों के बीच में सरपंच चुन लेते हैं, वो पंच निर्णय करते हैं। और वो कैसा होता है, वो लोकतांत्रिक सिद्धांत पर काम करते हैं। लोकतांत्रिक सिद्धांत मतलब सब मिलकर निर्णय करते हैं। और इसको वास्तविक बनाने का सबसे अच्छा तरीका यही है लोकतंत्र के सिद्धांत का, कि जो स्थानीय स्तर है की सरकार है, उसको क्या किया जाए, उसको समर्थन दिया जाए। समझ रहे बात को?
आगे लिखता है, देखिए अब इसी के विषय में होगा डिटेलिंग में। विकेंद्रीकरण की जरूरत हमारे संविधान में भी स्वीकार की गई है। मतलब हमारे संविधान में भी ये कहा जाता है कि विकेंद्रीकरण होना चाहिए, मतलब शक्तियों को बांट देना चाहिए निचले स्तर तक, है ना, स्वीकार की गई है। इसके बाद से गांव और शहर के स्तर पर सत्ता अर्थात शक्ति के विकेंद्रीकरण अर्थात शक्ति को बांटने की कई कोशिशें हुई हैं। सभी राज्यों में गांव के स्तर पर ग्राम पंचायतें, शहरों में क्या होती है तो नगर पालिका, आपको पता ही होगा, इसकी स्थापना की गई थी। पर इन्हें राज्य सरकारों के सीधे नियंत्रण में रखा गया था। ध्यान रखिएगा, कैसे रखा गया था? राज्य सरकारों के सीधे नियंत्रण में रखा गया था। इन स्थानीय सरकारों के लिए नियमित ढंग से चुनाव भी नहीं कराए जाते थे। शुरू में इनके पास न तो अपना कोई अधिकार था और न ही इनके पास कुछ पैसे संसाधन थे, क्योंकि सब पर तो राज्य सरकार का ही अधिकार है। इस प्रकार प्रभावी ढंग से सत्ता का विकेंद्रीकरण नाम मात्र का हुआ था। ध्यान दीजिए, नाम मात्र मतलब नाम के लिए हो गया कि शक्ति दिए हैं, क्या शक्ति दी है पता ही नहीं है, क्योंकि कुछ उनको दिया ही नहीं, ना संसाधन दिए हैं ना अधिकार दिए हैं। वास्तविक में विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया कब? 1992 में। ध्यान रखिएगा, 1992 में उठाया गया। संविधान में संशोधन किया गया, मतलब बदलाव किए गए संविधान में, और बदलाव करके संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के इस तीसरे स्तर को ज्यादा शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया। कब? 1992 में। अब बनाया गया तो क्या क्या हुआ? तो देखिए, अब स्थानीय स्वशासी निकाय, जो स्थानीय शासन थे, जो निकाय थी, है ना, जैसे ग्राम पंचायत या नगर पालिका, चुनाव यहाँ नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता है। अर्थात संविधान में दिया गया है कि इनका चुनाव भी 5 साल पर नियमित रूप से होना चाहिए, है ना। निर्वाचित स्वशासी निकाय, जो जो चुने जाते हैं वहां के शासनों से, जो निकाय से जो चुन कर आते हैं, उन सदस्यों तथा पदाधिकारियों के पदों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियों के लिए सीटें आरक्षित की गई। मतलब उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में चुनाव होते हैं स्थानीय स्तर पर, उन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति, है ना, जो पिछड़ गए हैं सामाजिक ताने बाने में, कहीं ना कहीं अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियों के लिए सीटें आरक्षित कर दी गई कि भैया कोई जो है पावरफुल व्यक्ति आखिर खड़ा हो जाए, जो पिछड़ गए हैं उनको मौका दिया जाए, है ना। कम से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए भी आरक्षित है। ध्यान रखिएगा, कितना? 1/3। मतलब अगर 100 सीट है तो 100 सीट में कितना हुआ 1/3? बोलिए, लगभग 33 सीट, है ना। 33 सीट लगभग किसके लिए आरक्षित है? महिलाओं के लिए इन क्षेत्रों में आरक्षित है। ध्यान दीजिएगा। आगे लिखता है, हर राज्य में पंचायत है और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया। मतलब पहले जो विद्यार्थी समझिए कि चुनाव कौन कराएगा, तो चुनाव कहाँ कहाँ होना है, तो पहला बात की पंचायत में हो, हर राज्य में पंचायत है, उसमें पंचायत में चुनाव हो, और नगर पालिका जो शहर में है वहां भी चुनाव हो। तो चुनाव करवाया कौन? तो भैया चुनाव करवाएगा, रखिएगा, राज्य चुनाव आयोग। तो प्रश्न पूछ देगा, पंचायतों में और नगर पालिकाओं में चुनाव करवाने का कार्य कौन करता है? उत्तर रहेगा क्या कि आपका राज्य चुनाव आयोग। क्लियर है। और ये कैसी संस्था है? स्वतंत्र संस्था है। देखिए, स्वतंत्र संस्था मतलब इस पर कोई दबाव नहीं बना सकता, न ही राज्य के आदेशों का पालन करती है, न केंद्र के। तो किसके आदेशों का पालन करती है सर? तो संविधान के आदेशों का पालन करती है। ठीक है, क्लियर है। राज्य चुनाव आयोग किसका आदेशों का पालन करेगी? तो संविधान के चुनावों के आदेशों का पालन करेगी। संविधान के आदेशों का पालन करेगी कौन? राज्य चुनाव आयोग। कहां शासन कराएगी? पंचायतों में और नगर पालिकाओं में। क्लियर है। राज्य सरकारों को, ध्यान रखिएगा, राज्य सरकारों को अपने राजस्व, मतलब जो राज्य सरकार टैक्स लेती है, और अधिकारों का कुछ हिस्सा, कुछ परसेंटेज इन स्थानीय स्वशासी निकायों को देना पड़ता है, अर्थात पंचायतों को भी और नगर पालिकाओं को भी, ताकि वो अपने क्षेत्र में विकास के कार्य कर सकें। सत्ता में भागीदारी, है ना, सत्ता में भागीदारी की प्रकृति हर राज्य में अलग अलग है। तो ये राज्य पर छोड़ा गया है ना, कि राज्य जो है कितना परसेंटेज दे रही है। ठीक है। गांव के स्तर पर मौजूद जो स्थानीय शासन व्यवस्था है, इसको पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, तो गांवों में जो स्थानीय शासन की व्यवस्था है उसको किस नाम से जाना जाता है? पंचायती राज। की जब पंचायत राज करता है ना तो पंचायती राज कहते हैं। प्रत्येक गांव में, और कुछ राज्यों, ध्यान दीजिएगा, कुछ राज्यों में ग्राम समूह होते हैं। क्या होती है? ग्राम समूह होती है। एक ग्राम पंचायत होती है। ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक गांव में क्या होगा? एक ग्राम पंचायत होगी। यह एक तरह की परिषद है। परिषद मतलब जहां पे सब समूह में बैठते हैं और निर्णय करते हैं, जिसमें कई सदस्य होते हैं, और एक क्या होगा? उसका अध्यक्ष हो जाएगा, मेन लीडर हो जाएगा उसका। सदस्य वार्डों से चुने जाते हैं। सदस्य कहाँ चुने जाएंगे? वार्ड से। जैसे शहरों में वार्ड होते हैं, उस तरह गांव में भी वार्ड होते हैं, है ना। वार्ड 2 3 4 5 6 7 8 जितने हैं, हर वार्ड से जो जीत के आएगा वो क्या बन जाएगा? उसका सदस्य बन जाएगा। और उन्हें सामान्यतया पंच कहा जाता है। तो वार्डों के जो हेड होते हैं उसी को क्या बोलते हैं? उसी को पंच कह देते हैं गांव में।
अध्यक्ष को प्रधान या सरपंच कहा जाता है। तो जो उन सबका हेड हुआ क्या कहेंगे उसको? प्रधान जी कहते हैं। प्रधान जी, आप शायद पंचायत देखे होंगे, वेब सीरीज गांव का है, उससे प्रधान जी रहते हैं। तो क्या होते हैं उसके, उन पंचों के हेड रहते हैं, उनको सरपंच कह देते हैं, है ना। पंचों के हेड सरपंच या प्रधान जी। इनका चुनाव गांव अथवा वार्ड में रहने वाले सभी वयस्क मतदान के जरिए करते हैं। मतलब जो वयस्क लोग होते हैं, जो 18 प्लस एज के हैं, 18 साल से ऊपर के हैं, वो लोग वोटिंग के थ्रू इनका क्या करते हैं, चुनाव करते हैं इनका। यह पूरे पंचायत के लिए फैसला लेने वाली संस्था है। मतलब पंचायत में क्या क्या सुविधाएं दिलानी है, किन लोगों को रोजगार मुहैया कराना है, क्या क्या कोई सरकार की योजना आ रही है उसको लागू करना है, कोई झगड़े हो गए तो उसको सल्टाना है, तो ये सब कौन करेगा? ये करेंगी यही पंचायत। ठीक है, ये पूरे पंचायत के फैसले मतलब करते हैं ये लोग। पंचायतों का काम ग्राम सभा की देखरेख में चलता है। ध्यान रखिएगा, जो ग्राम सभा है, ग्राम सभा के हेड कौन होते हैं? तो ग्राम सभा के हेड होते हैं प्रधान जी, है ना। और सदस्य कौन होते हैं? तो पंच होते हैं। तो ये ग्राम सभा की देखरेख में चलता है। गांव के सभी मतदाता इसके सदस्य हैं। इसे ग्राम पंचायत का बजट पास करने और इसके कामकाज की समीक्षा के लिए, समीक्षा मतलब देखरेख, है ना, ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, साल में कम से कम 2 या 3 बार बैठक करनी ही होती है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। बैठक मतलब मीटिंग करनी होती है। स्थानीय शासन का ढांचा जिला स्तर तक का है। मतलब स्थानीय शासन का, जैसे हर सरकार का हेड होता है ना, सबसे ऊंचा ऊंचा स्तर तक, तो जैसे राज्य सरकार का है कि विधानसभा तक, वैसे ही जो स्थानीय सरकार होता है उसका जो सबसे ऊंचला स्तर है वो कहाँ तक है? जिला स्तर तक है ना, डिस्ट्रिक्ट में। कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति बनाया जाता है ना। पंचायत समिति होती है, कई ग्राम पंचायतों से मिलकर जो जो समिति बनती है उसे पंचायत समिति कहते हैं। इसे मंडल या प्रखंड स्तरीय पंचायत भी कहते हैं। आप सुने होंगे मंडल या प्रखंड, सुने होंगे ब्लॉक लेवल का, है ना, पंचायत, ब्लॉक स्तरीय पंचायत। तो ग्राम स्तरीय से मिलाकर क्या बनाया गया? पंचायत समिति, है ना। और पंचायत समिति को ही कहते हैं प्रखंड स्तरीय पंचायत या मंडल। ठीक है। इसके सदस्यों का चुनाव उस इलाके के सभी पंचायत के सदस्य करते हैं। तो पंचायत में जो सदस्य चुने गए थे वही सदस्य मिलकर क्या करेंगे? इसके सदस्य का चुनाव कर देंगे। मतलब आपस में 10-12 गांव के जो सदस्य चुन कर आए हैं वार्डों से, वो सभी मिलकर बैठकर मीटिंग करके और वहां वोटिंग करके अपना क्या करते हैं, इस मंडल के या समझिए कि प्रखंड स्तरीय पंचायत के क्या करते हैं, सदस्य को चुनाव कर लेते हैं। किसी जिले की सभी, ध्यान दीजिएगा, किसी जिले की सभी पंचायत समितियों को मिलाकर, ध्यान दीजिएगा, किसी जिले की सभी पंचायत समितियों को मिलाकर जिला परिषद का गठन होता है। ध्यान रखिएगा। तो जो गांव के जो पंच थे, जो ग्राम सभाएं थी, उनको मिलाकर क्या बनाया गया? पंचायत समिति। और पंचायत समिति के जो जितने सदस्य हैं सबको मिलाकर क्या बना दिया गया? तो बना दिया गया जिला परिषद का गठन होता है। जिला परिषद के अधिकांश सदस्यों का चुनाव होता है। तो चुनाव कैसे होगा? सॉरी, जिला परिषद के अधिकांश सदस्यों को कैसे चुना जाएगा? तो चुनाव के माध्यम से चुना जाएगा। जिला परिषद में उस जिले के लोकसभा और विधानसभा के लिए चुने गए सांसद और विधायक तथा जिला स्तर की संस्थाओं के कुछ अधिकारी भी सदस्य के रूप में होते हैं। तो ये जो जिला परिषद होता है, इस जिला परिषद के जो सदस्य होंगे तो वो तो आपको जिला परिषद पंचायत समिति के सदस्य होंगे ही साथ उस क्षेत्र की विधानसभा, ध्यान समझिएगा, उस क्षेत्र की विधानसभा के लिए जो संसद चुने गए हैं, है ना, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने गए हैं, वो भी उसके सदस्य होते हैं। विधायक भी उसके सदस्य होते हैं। क्यों? और देखिए, और जिला स्तर के कुछ अधिकारी होते हैं, जैसे डीएम वगैरह हो गए, उसके भी उसके सदस्य होते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, ये उस स्तर के अधिकारी है और नेता रहेंगे तभी तो गांव तक की बात को कहां तक पहुंचाएंगे? विधानसभा, जहां मुख्यमंत्री जी बैठते हैं, वहां तक बात पहुंचाएंगे, है ना। और फिर सुधार होगा। जिला परिषद, ध्यान दीजिए, जिला परिषद का प्रमुख इस परिषद का राजनीतिक प्रधान होता है। तो जिला परिषद का जो प्रमुख होगा उस पूरे परिषद का, है ना, उस समूह का क्या होगा? राजनीतिक रूप से प्रधान होगा, हेड होगा। इस प्रकार स्थानीय शासन वाली संस्थाएं शहरों में भी काम करती है। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार स्थानीय शासन वाली जो संस्थाएं होती है वो कहाँ करती है? शहरों में भी काम करती है। शहरों में क्या होता है? नगर पालिका होती है। बड़े शहरों में नगर निगम का गठन होता है और छोटे शहरों में नगर पालिका की। नगर पालिका और नगर निगम दोनों का कामकाज निर्वाचित प्रतिनिधि करते हैं। मतलब जिन प्रतिनिधियों को वोटिंग के माध्यम से चुना गया है, वार्ड मेंबर सदस्यों को, वही जो करते हैं। नगर पालिका का प्रमुख जो होता है, नगर पालिका प्रमुख जो होता है, वो नगर पालिका के राजनीतिक प्रधान होते हैं, नगर पालिका के हेड होते हैं। कौन? नगर पालिका प्रमुख। नगर निगम के ऐसे पदाधिकारी को क्या कहते हैं? मेयर कहते हैं, है ना। तो मेयर सारे डिसीजंस लेता है, हेड होता है। स्थानीय सरकारों की यही व्यवस्था दुनिया में लोकतंत्र का अब तक का सबसे बड़ा प्रयोग है। नगर पालिकाओं और, ध्यान दीजिएगा, नगर पालिकाएं और
ग्राम पंचायतों के लिए करीब 36 लाख लोगों का चुनाव होता है। आप सोचिए कितने लाख लोग चुन कर आ रहे हैं, 36 लाख। यह संख्या ही अपने आप में दुनिया के कई देशों की कुल आबादी से ज्यादा है। स्थानीय मतलब आप समझिए, नेताओं को, इन छोटे मोटे नेताओं को मिला दिया जाए तो एक नया देश बन जाएगा बड़ा। स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने से हमारे यहाँ लोकतंत्र की जड़ें और क्या हुई हैं, मजबूत हुई हैं। लोकतंत्र और मजबूत हुआ है स्थानीय सरकार बनाने से। इसने महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के साथ ही हमारे लोकतंत्र में उनकी आवाज को और मजबूत किया है। मतलब महिलाओं को याद है ना, 33% आरक्षण, 1/3 दिहाई उनको आरक्षण मुहैया कराया गया है, जिसकी वजह से वो चुनाव में खड़ी होती हैं और देश के लोकतंत्र में हिस्सा लेती हैं। तो महिलाओं को तो और मजबूत किया गया है। बहरहाल इन सब के बावजूद अभी भी अनेक परेशानियां कायम है, बिल्कुल रहेंगी, है ना, समस्याएं तो रहेंगी ही। समस्याएं हैं तभी तो समाधान है। पंचायतों के चुनाव तो नियमित रूप से होते हैं और लोग बड़े उत्साह से इनमें हिस्सा भी लेते हैं, लेकिन ग्राम सभाओं की बैठकें नियमित रूप से नहीं होती है। मतलब गांव स्तर पर सभी जो है ना उतना सीरियस नहीं होते हैं। अधिकांश राज्य सरकारों ने स्थानीय सरकारों को पर्याप्त अधिकार नहीं दिए हैं। इस प्रकार हम स्वशासन की आदर्श स्थिति से काफी अभी दूर हैं। तो आदर्श स्वशासन मतलब स्वयं के शासन। स्वशासन किससे शुरू होता है? स्वशासन शुरू होता है स्थानीय शासन से। स्व मतलब खुद का, स्व मतलब अपना शासन। तो इसकी आदर्श स्थिति से अभी दूर है। तो यहाँ पे हम पहुंचे हैं, चैप्टर क्लोज होता है। इसमें बीच में एक छोटी सी स्टोरी देख लेते हैं। ब्राजील एक का एक प्रयोग देख लेते हैं। कहिएगा सर आप छोड़ दिए एक पॉइंट। देखिए ब्राजील का एक प्रयोग क्या है। ब्राजील के शहर पोर्तो एल्ग्रे ने विकेंद्रीकरण और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी वाले, है ना, नागरिक करते हैं, भागीदारी निभाते हैं इसमें, तो सक्रिय भागीदारी वाले लोकसभा के मेल का एक विलक्षण प्रयोग किया। कैसा प्रयोग? इस शहर के जो नगर परिषद है उसके समांतर एक संगठन खड़ा किया और अपने शहर के बारे में वास्तविक फैसले करने का अधिकार स्थानीय निवासियों को दे दिया जो वहां के रहने वाले थे। इस शहर के करीब 13 लाख लोग अपने शहर का बजट तैयार करने में भागीदारी करते हैं। मतलब 13 लाख लोग मिलकर डिसाइड करते हैं। शहर को अनेक उप क्षेत्रों में बांटा गया, छोटे छोटे क्षेत्रों में, लगभग वैसे ही जिन्हें हम वार्ड कहते हैं। हर उप क्षेत्र की अपनी अपनी बैठक होती है जिसका स्वरूप ग्राम सभा की तरह होता है। जैसे गांव में सभा होती है, ग्राम सभा उस तरह। और उसमें उस इलाके के सभी नागरिक भाग भी ले सकते हैं। फिर कुछ बैठकें पूरे शहर को प्रभावित करने वाली मुद्दों पर होती है और उसमें शहर के कोई भी नागरिक भाग ले सकता है। इसमें शहर के बजट पर चर्चा होती है कि शहर में कितना खर्च होना है। बजट मतलब खर्चा। इसके बाद इन प्रस्तावों को नगर पालिका के सामने पेश कर दिया जाता है, जो अंतिम फैसला लेती है। कौन? नगर पालिका। हर साल फैसले लेने की इस प्रक्रिया में करीब 20,000 लोग हिस्सा लेते हैं। इस तरीके को अपनाने से यह सुनिश्चित हो गया कि बजट को सिर्फ अमीर लोगों की बस्तियों में ही खर्च नहीं किया जाएगा। समझ रहे बात को, कि जो पैसा दे रहे हैं तो पैसा कहाँ खर्च किया जाएगा, ये निर्णय सब लोग मिलकर कर रहे हैं। तो ये क्लियर हो जाएगा कि कहाँ कहाँ खर्च करना है, वह 20,000 लोग डिसाइड कर रहे हैं। अब सभी गरीब बस्तियों तक बसें जाती हैं और पुनर्वास का इंतजाम किए बगैर भवन निर्माता झुग्गी वालों को उजाड़ नहीं सकते। अपने देश में भी केरल के कुछ इलाकों में ऐसे प्रयोग किए गए हैं। वहाँ आम लोगों ने अपने बस्तियों के विकास की योजना तैयार करने में क्या की है? भागीदारी की है। तो यहाँ आपका चैप्टर क्लोज होता है। बहुत बहुत बधाई, आपने अभी तक पेशेंस बनाए रखा। वीडियो अगर एक बार में आप नहीं देख पाते हैं तो 2 बार में अवश्य देखा कीजिए। मेरे सारे वीडियो बड़े होंगे क्योंकि मैं डिटेल में पढ़ाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है, ताकि मुझे दोबारा ये वीडियोस नहीं बनाना पड़े। क्योंकि इसके बाद जैसे ही एनसीईआरटी मैं कंप्लीट करूंगा, मैं कंपटीशन के सारे कंपटीशन के तैयारी कराना शुरू करने वाला हूं। मेरा अगला ये प्लान है। तो एनसीईआरटी बेस है, फाउंडेशन है, तो मैं आपका बेस बनाने के लिए कार्य कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए और कमेंट अवश्य कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।